नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक फाइटिंग डे बोलना पड़ेगा, क्योंकि सुबह एक बार के लिए लग रहा था कि शायद वापस वही इशू होगा। लोअर हाई तो लगा ही था, शायद मार्केट फ्राइडे का लो भी ब्रेक करेगा, वहाँ तक गए भी हम, लेकिन उसे डिफेंड किया मार्केट ने, ये इंपॉर्टेंट है। और आज थोड़ी सी मिड कैप में रिकवरी है, ये अच्छी चीज़, खासतौर से जो सेकेंड हाफ में रिकवरी आ रही है वो अच्छी चीज़ है। लेट्स सी, और देखते हैं ये टिकेगी या नहीं। श्रेया वीरू भी रहेंगे मेरे साथ शो में। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सितंबर की मंथली एक्सपायरी से पहले बाजार में तेज उतार चढ़ाव, बुल्स ने दी कड़ी टक्कर, निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 24,700 के करीब, बैंक निफ्टी फिर करीब 200 पॉइंट ऊपर आया। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी खरीदारी। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक, जेरा को ब्रिटेन सरकार के सपोर्ट से टाटा मोटर्स में रौनक, वहीं क्रूड में तेजी से ऑल इंडिया करीब 2% ऊपर। उधर एचयूएल के कमजोर अपडेट से एफएमसीजी में गिरावट, साथ ही यूएस एफडी की वार्निंग लेटर से हिकाल करीब 2% नीचे। ऑयल एंड गैस और पीएसयू बैंकों में सबसे ज्यादा तेजी, दोनों इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत। बीपी मजबूती, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों पर दबाव। शिपिंग शेयरों में आज मुनाफा वसूली, मजगांव डॉक करीब 3% टूटकर बना वायदा का टॉप लूजर। उधर गार्डन रीच शिपबिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी 2 से 4% तक की गिरावट। ट्रंप के विदेशी इलेक्ट्रिक सामानों पर टैरिफ लगाने के संकेत से ईएमएस सेक्टर टूटा, डिक्सन टेक करीब 5% टूटकर बना एफ&ओ का टॉप लूजर। साथ ही पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और केन्स में भी 2 से 3% की कमजोरी। सोने चांदी में रिकॉर्ड तेजी जारी, एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,16,000 रुपए के करीब पहुंचा, वहीं चांदी भी लाइफ हाई पर। सोने में तेजी के चलते गोल्ड फाइनेंसिंग शेयरों में भी ताजा खरीदारी। चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हम कह रहे थे कि थोड़ी सी बुल्स में फाइट है। वो अग्निपथ गाना था ना, अभी मुझ में कभी बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, ये वो वाला गाना याद आ गया आज फाइट देखकर। हालांकि आज भी हम ऊपरी स्तरों से फिसले ज़रूर हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन निफ्टी ने फ्राइडे का लो बचाया है अब तक। आज का लो जो है वो मोर और लेस जो है, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको डिसाइसिवली आपने नहीं तोड़ा, उसको बचाने में सक्सेसफुल रहे। इंटरडे में भले ही हम उसके नीचे आए, लेकिन मोर और लेस अभी उसको बचाया हमने। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ना कोई सेक्टोरल ट्रेंड नहीं है इसमें। टॉप गेनर और टॉप लूजर दोनों बैंकिंग शेयर हैं। इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक मजबूत हैं, एसबीआई मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ये कमज़ोर हैं। विप्रो ऊपर है लेकिन टेक महिंद्रा नीचे है। सनफार्मा ऊपर है लेकिन डॉक्टर रेड्डीज नीचे है। तो थोड़ा सा आज ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक दिन है, कोई सेक्टोरल ट्रेंड मार्केट में नहीं है, एक्सेप्ट एक आध सेक्टर जैसे पीएसयू बैंक और ऑयल एंड गैस। अदरवाइज वेट एंड वॉच वाली अप्रोच। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सही बात कही आपने। मार्केट अभी तो फिलहाल ठीक ठाक नजर आया, लेकिन हाई साइड से फिसला ज़रूर है, निचले स्तर से रिकवरी भी दिखाई। निफ्टी अच्छी चीज़ है, ब्रॉडर मार्केट्स में आज खरीदारी, इसलिए ब्रेथ की स्थिति फिर भी ठीक नजर आएगी। और जैसा कि आप मेंशन कर रहे थे, पीएसयू, रियल्टी, ऑयल एंड गैस स्पेस में आज अच्छी खासी बाइंग, तो ये एक ठीक ठाक चीज़ हुई है आज मार्केट में। लेकिन जिस तरीके से मार्केट आज हाई साइड से फिसला, हालांकि आप टक्कर तो कड़ी देखने को मिली हमें बुल्स और बेयर के बीच, लेकिन निचले स्तर से रिकवरी भी दिखाई है मार्केट ने। इस रिकवरी को कैसे देख रहे हैं आप, जो एक डिप के बाद देखी गई? अब आगे क्या लग रहा है आपको, मार्केट में क्या होगा और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? देखिए श्रेया, अब तक निफ्टी ने आज 7वां दिन हो जाएगा टेक्निकली लोअर हाई का। भले ही हम उस लेवल से ऊपर आ गए हैं, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस जो आज का लो है वो कल के लो के नीचे है। 629 था फ्राइडे का लो, 629 था, उसके नीचे है। लेकिन आज एक अच्छी चीज़ ये हुई कि आज हम उसके नीचे टिके नहीं, आज हम तुरंत वापस ऊपर आए हैं। इसको हटा दीजिए एक्चुअली, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ये आई थिंक मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे। लेकिन क्लोजिंग तक आप इस लेवल को बचा पाएंगे या नहीं, ये देखना ज़रूरी होगा। 24,750 के ऊपर अगर आप क्लोज होते हैं, कोई भी लेवल मिल जाए उसके बाद, तो बहुत पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए इस एनवायरनमेंट में। लेकिन अगर आप 24,600 के नीचे बंद होते हैं तो वो क्लोज थोड़ी सी ख़राब होगी। यहाँ पर देखिए 24,600 से 24,650 ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और उसके बाद 24,750 से 24,800 ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, 54,200, 54,300
ये मेरा मानना है कि आपके लिए थोड़ी सी एक सपोर्ट रेंज से काम करेगी और 54,700 54,800 यहाँ पर शायद थोड़ी सी रेजिस्टेंस रहेगी। वेरी गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेंड कैसा है आज? गुड आफ्टरनून। जो स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे हैं, मतलब एक दो स्पेस ऐसे हैं जहां पे थोड़ा सा स्टैट्स उस सेक्टर के अच्छे हैं। फॉर इंस्टेंस OMCs अनुज, वाकई HPCL को, जिस पे आज हाउस व्यूज पे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, कंस्ट्रक्टिव थे, यहाँ पर स्टैट्स अच्छे हैं। आपके स्क्रीन पे मैं एक बार लेके आऊँगा HPCL, जरा प्लीज़ लेके आइए स्क्रीन पे। 440 पे विद स्ट्रॉन्ग स्टैट्स ट्रेड करता हुआ, एक क्लियर कट स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ब्रेकआउट के। ये तो खैर अक्टूबर फ्यूचर से आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 1.5 करोड़ शेयर जुड़े हैं अनुज। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है, 60% OI बिल्डअप विद स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स कन्विक्शन, ये चीज़ है। और डेली चार्ट्स पे 56% रोल ओवर हो चुका है डेली चार्ट्स पे। क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो पहला जो स्पेस है जिस पर नज़र है मेरी एक अच्छे यहाँ से स्विंग के लिए, वो है HPCL। दूसरा बैंकिंग में रहूँगा अनुज, जो वो स्टॉक्स जिन्होंने अपने लोज बहुत डिफाइंड रखे। दैट्स कैनरा बैंक 120.50 पे आके ट्रेड करता हुआ 2 दिन से करेक्ट हुआ था, शुक्रवार को गुरुवार को, एक ओवर हिटेड जोन से, ओवरबॉट जोन से, लेकिन आज एक बार फिर से 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे सपोर्ट लेके एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया। 121 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की डिरेक्टरी में। आप यहाँ भी रोल ओवर देखिए अनुज, 71% रोल ओवर हो चुके हैं। शानदार मूव। रोल ओवर्स, COC, पुट राइटर्स 120 के जोन में, 115 के जोन में क्लियरली विजिबल है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर भी। और एक और चीज़, थर्ड अगर आप देखें चीज़ जो कि स्ट्रॉन्ग लग रही है, वो आपकी स्क्रीन पे आएगा। हेल्थ केयर स्पेस में आज लोअर ट्रैजेक्टरी से पुल बैक और रिवर्सल्स विजिबल हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर, इसने आज अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से पुल बैक लिया, 20 को रीगेन किया, 10 को रीगेन किया, अब 961 पे डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग एफर्ट्स नजर आ रहे हैं और लग रहा है कि एक लिक्विडेशन के बाद, एक कूलिंग ऑफ के बाद, इंडिकेटर्स तो जो ओवरबॉट थे उनके स्मूथ होने के बाद एक बार अच्छी खासी बाइंग आती हुई। 19 लाख शेयर जुड़े हैं यहाँ पे, 35% बिल्डअप है अक्टूबर फ्यूचर्स में। तो तीनों ही स्टॉक्स जो जिनका मैंने जिक्र किया, अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। पर अनुज, शायद हम सुबह के स्टैट्स में, FIs के स्टैट्स में, अपनी शुक्रवार की बिकवाली के बीच में, कोलैप्स के बीच में एक चीज़ बात करना भूल गए। थोड़ा ग्लोबल एनवायरनमेंट काफ़ी जिटरी हो रहा है अनुज। जिस प्रकार से गोल्ड सिल्वर बढ़ रहे हैं, ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो चरम पे है, क्या ये उसका भी एक बहुत बड़ा और जीता जागता उदाहरण है? नहीं, वो तो है खैर वीरू, लेकिन थोड़ा सा देखिए, अब मार्केट में रिकवरी आ रही है और हम 24,750 के अगर ऊपर निकले और अगर बाई चांस हमने आज का हाई क्रॉस कर दिया तो वो बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन वीरू, जियोपॉलिटिकल कंसर्न सिर्फ हमारी मार्केट को क्यों इम्पैक्ट कर रही हैं? अगर ऐसा है तो आप देखिए ना, US मार्केट लगातार ऑल टाइम हाई लगा रही हैं, एशियन मार्केट्स वगैरह सब अच्छा कर रही हैं और बाकी मार्केट्स गोल्ड और सिल्वर चल रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद बाकी की इक्विटी मार्केट्स भी ठीक ठाक कर रही हैं। हमारी मार्केट में ही कुछ एक ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कहीं पेंच फंस गया है। और आई थिंक जो मैं सुबह भी बात कह रहा था कि अब कहीं ना कहीं एक सेंस है, ये देखिए US फ्यूचर्स भी एकदम ज़बरदस्त ऊपर हैं, फ्राइडे को भी ज़बरदस्त रैली हुई। कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि जैसे कहते हैं ना, थ्रोइंग इन द टावल, एक साल तक वेट करने के बाद शायद डोमेस्टिक और HNI भी अब शायद थोड़ा सा मार्केट से उनका थोड़ा सा मोह भंग हुआ है। लेकिन खैर, मैं हमेशा ही कहता हूँ, ये फेजेस हमने पहले भी देखे हैं। एक साल की अंडर परफॉर्मेंस आपका एक फैक्ट ये नहीं बदल सकती कि 20-25 साल का अगर आप मुंह उठा के देख लेंगे तो हमारी मार्केट दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रही है। तो ठीक है, अभी इस समय थोड़ा सा टफ फेज है, लेकिन आई थिंक मोर देन जियो पॉलिटिक्स, आई थिंक वो जो US के साथ ट्रेड डील होगी या नहीं होगी, वो सब जो अटकलें हैं ना, मुझे लग रहा है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है इस समय मार्केट में। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं और श्रेया के पास चलते हैं और आगे बढ़ते हैं शो में। श्रेया जी, एक सवाल मेरा आपसे टाटा कैपिटल के IPO को लेकर है। काफ़ी मच अवेटेड टाटा कैपिटल का IPO, और जो अनलिस्टेड मार्केट में हेविली इन्वेस्टेड, उनको तो बड़ा शॉक लगा आज जब प्राइस बैंड अनाउंस हुआ। एक तो टाटा कैपिटल के IPO और प्राइस बैंड को कैसे देखते हैं, साथ ही दूसरा सवाल मेरा इसी संदर्भ में कि जो अनलिस्टेड मार्केट में हेविली इन्वेस्टेड है, उनको तो एक बड़ा शॉक, उनको क्या हिदायत, क्या राय उनके लिए होगी? बिल्कुल, देखिए श्रेया, फर्स्ट ऑफ ऑल टाटा कैपिटल के हाथ में नहीं है कि आप अनलिस्टेड मार्केट में लोग क्या ट्रेडिंग कर रहे थे। वो अपना IPO प्राइस हिसाब से डिसाइड करेंगे, जैसे HDB फाइनेंस के केस में भी हुआ था। हाँ। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर होगी है कि अगर आपने अनलिस्टेड में इसमें पैसा लगाया तो आप बुरे फंसे। अनलिस्टेड मार्केट का भाव था 735 रुपये, मैं हाईएस्ट प्राइस ले भी नहीं रहा हूँ, वो उसमें आऊँगा। इससे जस्ट पहले 735 रुपये का भाव था
और अब IPO आया 310 से 326 के प्राइस बैंड बड़ा में, शौक। मतलब आधे से भी कम। और इस साल में अनलिस्टेड में इनका जो भाव था वो 1125 रुपये था। सोचिए, अप्रैल में 1125 था, अब भूल जाइए वो रेट आएगा काफ़ी समय तक। HDB फाइनेंस के बारे में भी बहुत लोगों ने कहा था कि नहीं कोई नहीं, ये तो IPO का प्राइस है, IPO प्राइस ठीक है, इसका ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, इसके बाद बहुत अच्छा करेगा। आज स्टॉक IPO प्राइस के नीचे है। मैं ये नहीं कह रहा कि टाटा कैपिटल भी IPO प्राइस के नीचे चला जाएगा, हो सकता है चला जाए, क्योंकि कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी IPO तो है नहीं। तो लेट्स सी, लेकिन अनलिस्टेड वाले लंबा फंसेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनलिस्टेड में रिस्क होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारे अनलिस्टेड खराब हैं, कई बार अनलिस्टेड में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, लेकिन वो पता किन के लिए होती हैं, वो डीप पॉकेट वालों के लिए होती हैं, और वो उनके लिए होती हैं जिनके पास प्रमोटर्स का एक्सेस होता है, मैनेजमेंट का एक्सेस होता है। रिटेल के लिए नहीं होती हैं। रिटेल कुछ हद तक HNI भी ज़्यादातर अनलिस्टेड में फंसने का रिस्क रहता है, अनलेस आपको एकदम बार्गेन मिल जाए, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था। कोविड के टाइम पे बार्गेन मिल गई थी, अलग बात है। अदरवाइज रिटेल और HNI को थोड़ा सा मुश्किल ही मिलती है। ये मतलब छोटे HNI, बड़े HNI को नहीं, बड़े HNI को तो काफ़ी एक्सेस है, छोटे HNI को वहाँ थोड़ी सी दिक्कत ही रहती है मेरे ख्याल से। रिटेल के लिए रिटेल के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है। चलिए श्रेया, अब आप एक काम करिए, अब आप ज़रा ट्रेंडिंग स्टॉक्स और क्या बोलते हैं कार्यक्रम का क्रम बताइए, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हैं सर आप? मैं जा रहा हूँ, हमारे जो उड़ान शो है उसका आज एक और एपिसोड है, और आज तो हमारे यहाँ मुंबई में ही है, वी स्कूल मुंबई में, तो यहाँ पर जा रहा हूँ मैं आज, और मज़ा आएगा। कॉलेज में वापस जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। नॉस्टैल्जिया हिट हो। हाँ, नॉस्टैल्जिया। कॉलेज छोड़े हुए 25 साल हो गए हैं। जी। 2000 में ग्रेजुएशन हुई थी, आज 2025 हो गया, 25 साल हो गए हैं। और जब कॉलेज के बच्चों से मिलता हूँ तो समझ में आता है कि जब मैं कॉलेज पास आउट कर रहा था, उनमें से कोई भी पैदा भी नहीं हुआ था। और मतलब तो ये देख के लगता भी है कि हमारा कितना लंबा सफ़र तय हो चुका है, लेकिन इसके लिए मैं जा रहा हूँ। और तो वीरू, श्रेया, आज आपको संभालना है शो, आप यहाँ से लेकर 3:30 बजे तक का। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, दर्शक थोड़ा सा मिस करेंगे। जी जी वीरेंद्र। 24,800 को रीगेन करना है, बड़ी जिम्मेदारी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। श्रेया, क्रम करके बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में थोड़ी स्थिति डामाडोल है, फिर भी इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। तो शुरुआत जहां पे आज खरीदारी होती हुई नजर आए आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, इंडसइंड बैंक्स आज थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, 2.5% की रैली के साथ इंडसइंड बैंक शुरुआत से ही देखेंगे आप तेज। साथ ही डिफेंस स्टॉक्स में मोमेंटम है, BL चढ़ गया आज लगभग 1.5% से ज़्यादा। विप्रो देखिए, जैसे कि हम बात भी करते हैं, काफ़ी स्कैटर्ड नजर आएंगे आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स। 2% की तेजी यहाँ पे। इटर्नल आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है 2%। सम्मान कैपिटल में 12% की रैली, शानदार मूव सुबह से ही हम देख रहे हैं जब से मार्केट की ओपनिंग हुई है, और लगातार इसमें तेजी बनती जा रही। और पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस शानदार रैली के साथ आज कारोबार कर रहा था, और काफ़ी अच्छी रिपोर्ट भी थी ब्रोकरेजेस की तरफ से। तो पेट्रोनेट, LNG, आपको HPCL, BPCL जैसे स्टॉक्स दिखेंगे, 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी इन सारे ही स्टॉक्स में नजर आएगी आपको। लेकिन कहाँ डेंट पड़ता हुआ नजर आया, एक्सिस बैंक टूटा लगभग 2%, मारुति सुजुकी में भी लगभग आधा फीसदी से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिलेगी। डॉक्टर रेड्डी टूट गया 1% से ज़्यादा, और HDFC लाइफ में भी मुनाफा वसूली 1% के करीब। इसके अलावा आप देखिए डिक्सन टेक, केन्स, PG इलेक्ट्रोप्लास, तो EMS स्पेस से आपको स्टॉक्स बैकफुट पर नजर आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। आप देखते हैं कि और आगे शो में समझेंगे भी आखिर क्यों टूट रहे हैं EMS स्पेस। और मजगांव डॉक भी आपको 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा फिलहाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। हमारे साथ है फंडामेंटल राय देने के लिए SMIFS के शरद अवस्थी जी, टेक्निकल कॉल्स लगे हम प्रकाश गब्बा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, शिल्पा राउत और सोमिल मेहता जी से। 2:15 पर आशुतोष चतुर्वेदी बताएंगे आपको आज की OMCs शेयर क्यों भाग रहे हैं। 2:20 पर यतिन मोता बताएंगे आज निफ्टी में क्या बदलेगा। 2:30 बजे आशीष चतुर्वेदी से समझेंगे इंडसइंड बैंक क्यों भागा। 2:40 पर विनी मोतीवाला बताएंगे आपको फार्मा सेक्टर में क्या चल रहा है। 2:45 पर IPO 360 में हमारे साथ वीवर्क इंडिया का मैनेजमेंट जुड़ेगा। 2:50 पर मनीषा गुप्ता बताएंगी सोने और चांदी में रिकॉर्ड तेजी क्यों है। 2:55 पे मार्केट बिग बॉयस में हमारे साथ जुड़ेंगे फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर जी। 3:05 पे डीलिंग रूम चेक, 3:10 पे स्ट्रैटेजी, साथ ही 3:15 पे BTST या STBT कॉल्स।
ओके, तो ये थे जनाब आज के इस कार्यक्रम का क्रम, आपने समझ लिया। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। क्या क्या टर्बुलेंस है ना, और एक्सपायरी का मज़ा एक्सपायरी -1 पे। आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक मुझे ध्यान आया, अभी मुझे 50 साल हो गए कॉलेज छोड़कर। 75 में छोड़ा था मैंने, इस 2025। 50 years, लॉन्ग टाइम। अरे गजब। स्टॉक का नाम है 50 साल। इंडियन बैंक। कौन सा ईयर? 1975 में थोड़ा था। 75 पास आउट 75 फ्रॉम HR कॉलेज बॉम्बे। तब तो हम अपने माँ बाप, हाँ, तब तो हम अपने माँ बाप की हसरतों में भी नहीं थे सर। तो एक बहुत लंबा सफ़र तय किया आपने, है ना? 75। ट्रेड क्या है सर आपका? इंडियन बैंक, Trade इसमें क्या? ब्रेकआउट। इंडियन बैंक बहुत बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। इसको कह सकते हैं कि ना हाई टाइम फ्रेम पे एक रनिंग करेक्शन है। अब ट्रेड करा 725 26 के बीच में, स्टॉप लगाना चाहिए 720 का, करीब ₹6 का स्टॉप है। मुझे लगता है 740 तक जाता है। स्पिलओवर ट्रेड BTST के तौर पे भी ले सकते हैं इसको। इंडियन बैंक बढ़िया स्टॉक। इंडियन बैंक गावस्कर के ऊपर एक डेज हाई पर कर रहा है 725 के लेवल पर। वैसे गावस्कर आप बहुत इंस्पायर करते हैं हम सबको, और जिस तरीके से आपने अपने आप को स्वस्थ रखा है, मैं भगवान से कामना करती हूँ आप आगे भी स्वस्थ रहें, ऐसे ही हेल्दी वेल्दी रहें। और बहुत इंस्पायर करते हैं आप जिस तरीके से काम करते, इतने सालों से काम करते हुए आए हैं। थैंक यू फॉर चलिए, ब्लेसिंग्स। थैंक यू। अब मानस जी के पास चलते हैं। मानस जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, L&T फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने वापस अपने 10-22 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं आज। तो आई थिंक रैली रिज्यूम हो गई है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। L&T फाइनेंस में 241 241 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है, और 258 258 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले ले। अक्टूबर मंथ का 250 वाला कॉल ऑप्शन ₹7.5 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको ₹4.5 का स्टॉप लॉस लगाना है, और ₹15 ₹15 के टारगेट सेट करना है। ओके, L&T फाइनेंस के अक्टूबर की 250 की स्ट्राइक पे आपको यहाँ पर ठीक लग रही है। बाय करने के लिए 740 पे ट्रेड करें। याद रखिएगा, ऑल ऑप्शंस अक्टूबर नाउ। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरे नजर पॉलिसी बाजार के चार्ट के ऊपर है। दिस इज अ सेल कॉल इन पॉलिसी बाजार। एक बहुत ही वीक स्ट्रक्चर है, 200 DMA के नीचे ये सस्टेन हो रहा है। आज का पूरा दिन बाजार में इतनी रिकवरी होने के बावजूद ये अपने, आप कह सकते हैं कि आज के फ्लैट टू न्यूट्रल, या आप कह सकते हैं न्यूट्रल टू निगेटिव ट्रेजेक्टरी में ट्रेड हो रहा है। तो ये 1700 के नीचे पॉलिसी बाजार सेल होगा। 1697 करंट प्राइस है। 1700 के नीचे सेल करेंगे। 1725 का स्टॉप लॉस होगा। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 1650 का। 1650 टूटा तो 1620 तक का फॉल मुझे लगता है पॉलिसी बाजार में आना चाहिए। तो थोड़ा सा पोजिशनल व्यू भी रखा मैंने 1620 तक का। पॉलिसी बाजार इज अ सेल। ओके, पॉलिसी बाजार में बिकवाली की राय फिलहाल राजेश सातपुते जी की तरफ से आती हो, ये आपको फॉलो करना है। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या चुन रही है मैम आप? गुड आफ्टरनून। मेरा ध्यान है लॉन्ग साइड में एपीएल अपोलो पे। एपीएल अपोलो पूरे अक्टूबर सीरीज में देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन चेन है, जहाँ पे पुट राइटर्स का बहुत अच्छा कन्विक्शन है, विद कॉल अनवाइंडिंग ऑन अपर साइड टिल 1800 एज वेल। तो मुझे लगता है यहाँ पे 100 पॉइंट्स का एक अप मूव आप एपीएल अपोलो में अक्टूबर सीरीज में देख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 1680 का मेंटेन कीजिए एंड स्टे लॉन्ग इन अक्टूबर फ्यूचर्स। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 1700 का कॉल ऑप्शन जो रफली 62-63 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 42 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 100 से लेके 130। ओके, APL अपोलो ट्यूब्स आपका अक्टूबर का 1700 का कॉल, ये भी बैग के लिए आपके लिए एक रिकमेंडेशन शिल्पा जी की। अब आते हैं आज की कॉल टेक्निकल कॉल पे सोमिल जी के पास चलते हैं। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा कॉल होगा हिंदुस्तान जिंक पर, बाय साइड का कॉल होगा। एक कंसोलिडेशन हो रहा है एग्जैक्टली अबाव 20 एंड 40 डेली मूविंग एवरेज। 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ये चल रहा है स्टॉक। एक अच्छा कंसोलिडेशन है जो मैं समझता हूँ कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। स्टॉप लॉस है 450 का, और टारगेट होगा 495। ओके, हिंजिक में खरीदारी की राय यहाँ पे सोमिल जी की तरफ से आती हुई, और डेज हाई पर 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है। चलिए एक
करके आपके स्क्रीन पर रख देती हूँ टेक्निकल कॉल्स। गाबस ने इंडियन बैंक पर खरीदारी की राय रखी है, 740 के टारगेट देख रहे हैं वो, 720 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी कर एल&टी फाइनेंस अच्छा परफॉर्म कर सकता है, खरीदारी कर सकते हैं, 258 का टारगेट, 241 का, साथ ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेड भी दी है उन्होंने, साथ ही ये स्क्रीन पर ये भी रख लीजिए, नोट कर लीजिए। राजेश सातपुते जी ने पॉलिसी बाजार में बिकवाली की राय रखी, स्टॉक में डाउनसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं वो, नीचे का टारगेट 1650 तक का, 1725 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। शिल्पा जी कह रही एपीएल अपोलो ट्यूब्स में खरीदारी कीजिए और यहाँ पे आपको 1700 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना है, 1750 तक के टारगेट देख रही है वो, 1680 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और सोमिल जी ने अभी हिंजिंग चुना, अच्छा लग रहा है इनको चार्ट, 495 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 450 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अब इन्वेस्टमेंट आइडिया ले लेते हैं, शरद अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट तो सीसॉ डामाडोल उठापटक देखने को मिल रही है, लेकिन आप कौन से स्टॉक पर बेट लगा रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हमें लगता है गुजरात फ्लोरोकेम एक बढ़िया बेट होनी चाहिए इन लेवल्स पे। कंपनी फ्लोरोकेमिकल वगैरह में देश की जानी मानी कंपनी है, पीटीएफई में कुछ ड्यूटी लगने की भी बात है जिसका फायदा कंपनी को मिलना चाहिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने का। इसके अलावा उनका इंपोर्ट बिल काफी तगड़ा है, लगभग 70% जैसा इंपोर्ट होता है उनका रॉ मटेरियल। तो मुझे लगता है जैसे जैसे करेंसी में डेप्रिसिएशन का जो ट्रेंड है ये अरेस्ट होता है तो उससे भी उनके मार्जिन में थोड़ी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी बैटरी केमिकल्स वगैरह में एक्सपैंड कर रही है, FY26 में लगभग 1600 करोड़ के आसपास की एक्सपेंशन है, उससे वॉल्यूम ग्रोथ ड्राइव होगी। तो हमारा ये मानना है कि ईवी मटेरियल, सोलर और फ्लूरो स्पेशलिटी सेगमेंट्स में भी वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं आने वाले समय में, तो ये सबका फायदा उनको मिलना चाहिए। प्लस एंटी डंपिंग ड्यूटीज, मोस्ट प्रोबेबली एक कम स्ट्रॉन्ग रुपया, ये सब इनके लिए फेवरेबल रहना चाहिए आने वाले समय में। तो हमें लगता है टॉप लाइन ग्रोथ काफी रोबस्ट रहनी चाहिए 20-25% के आसपास, बॉटम लाइन ग्रोथ 50-55% के आसपास। तो अगले साल भर में कंपनी लगभग 120-115 के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देनी चाहिए। 40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 4,800 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। ओके, गुजरात फ्लोरो यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं और एक फंडामेंटल कॉल आज की 3698 पे गुजरात फ्लोरो भी पिक कर लिया गया है। ट्रेड्स आपके स्क्रीन पर शफल होते रहेंगे एक एक करके जो पिक किए गए हैं पैनल द्वारा। लेकिन मैं कुछ इवेंट और डेवलपमेंट बेस्ड जो ट्रेड्स हैं उन पर बात करना चाहूँगा। लुक एट गोल्ड, आज जो जिस ट्रजेक्टरी में गोल्ड है और जिस जियोपॉलिटिकल रिस्क की जो कि बढ़ता जा रहा है उसकी बात मैं कर रहा था। कई वॉर फ्रंट्स खुलने की अगर आप देखें जो कि फियर है, जो डर है, उसके बीच में गोल्ड को देखिए। डायरेक्टर साहब गोल्ड लिखाइएगा MCX पे एंड लुक एट मुथूट एंड मन्नापुरम, 1,15,050 तो आपका गोल्ड हो गया। मानव एक वर्टिकल राइज, और आई थिंक वो जो फ्लैग का ब्रेकआउट हमने सीरीज़ के शुरुआत में दिया था उसका जो वो पोल का एक प्रोजेक्शन था, यानी उस फ्लैग के जो ब्रेकआउट का प्रोजेक्शन था, मेरे ख्याल से जहाँ मैं मानता हूँ 3080 पे वो पूरा हो गया। बट जो इस वक्त एक ट्रेलविंड मिल रही है, अब कौन सा जोन खुल गया है मुथूट में, और एक बार मुथूट मन्नापुरम दोनों रखिएगा, दोनों में से क्या आप ट्रेड करना चाहेंगे आप विद एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस? देखिए मन्नापुरम में वेट करेंगे, हालांकि मन्नापुरम करेक्ट हुआ है, बिल्कुल सही जगह सपोर्ट लिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि 10 और 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है इसलिए थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर 285 286 के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर मन्नापुरम में आप 274 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, इस उम्मीद में कि पिछला हाई भी ब्रेक होगा और शायद 305 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो काफी पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए 285 के ऊपर खरीदारी करनी है। मुथूट में जहां तक बात है, देखिए मुथूट का ट्रेंड तो पहले से ही पॉजिटिव बना हुआ है। आज स्टॉक ने 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वापस रैली रिज्यूम की है, तो जो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है वो आई थिंक कंटिन्यू हो सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 3020 3020 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है, और अब जो टारगेट आपको सेट करने हैं वो 3200 रुपए के रहेंगे। ओके, गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी की राय मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस में अच्छे लग रहे हैं स्टॉक्स। हालांकि आप देखें जिस रफ्तार से गोल्ड ऊपर जा रहा है, सारे स्टॉक्स में रैली गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स में। एक बार आप रखिए डिक्सन टेक स्क्रीन पर, साथ ही रखिए केन्स, इसके अलावा PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, भयंकर बिकवाली 3 स्टॉक्स में आपको नजर आएगी। और इनफैक्ट पूरा आप देखें EM स्पेस में थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है, लेकिन कमजोरी है क्यों, क्या खबर आई है, ये समझते हैं यतिन जी से। यतिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए EMS स्पेस टूट गया आज के सत्र में। बिल्कुल श्रेया, और देखिए अगर हम बात करें EMS स्पेस की यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की, तो
कहीं ना कहीं ट्रंप ने जो कहा है पब्लिक डोमेन में और रॉयटर्स की जो न्यूज़ रिपोर्ट आ रही है वो काफ़ी नेगेटिव है। सेंटिमेंट एक नेगेटिव ईएमएस शेयरों के लिए, क्योंकि जो ईएमएस कंपनीज को मल्टीनेशनल कंपनीज से बिजनेस आता है, अब ट्रंप का फोकस है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो अमेरिका में इंपोर्ट होते हैं या ऐसी कंपनियां जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा माल बेचती हैं लेकिन अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं, उन पे टैरिफ लगाया जाए। और जो अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, उन चिप्स की आधार पे, उन चिप्स की वैल्यू के हिसाब से उनके ऊपर टैरिफ लगाया जाए। और मैन्युफैक्चरिंग बेस यूएस में बढ़ावा और बढ़ने के लिए और चिप्स की ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूएस में होनी चाहिए, इसी आधार के लिए यूएस अब टैरिफ लगाने वाला है, ऐसा रॉयटर्स की न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। इनफैक्ट रॉयटर्स की रिपोर्ट ये भी सजेस्ट कर रही है कि जो यूएस का कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो टैरिफ लगाएगा इक्वल टू द परसेंटेज एस्टिमेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट चिप कंटेंट। तो आपकी प्रोडक्ट में जितना चिप होगा उतना आपको टैरिफ लगेगा। और ऑब्वियसली क्योंकि आईफोन से लेके बहुत सारे मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वाइट गुड्स जो ऑब्वियसली डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए तो यूज़ हो रहे हैं भारत में, लेकिन बहुत एक पोर्शन एक्सपोर्ट भी हो रहा है। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज केन्स की बात करें तो लगभग 5% मैन्युफैक्चरिंग का ये यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। सिरमा एसजीएस लगभग 6% एक्सपोर्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो फ्यूचर में जो बिजनेस आने वाला है वो यही आधार पे आने वाला है कि मैन्युफैक्चरिंग भारत में सस्ती हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाए और फिर उसको निर्यात किया जाए, खास करके यूएस और यूरोपियन देशों में। तो कहीं ना कहीं अगर यूएस इस सेमीकंडक्टर रेस में आगे होना चाहते हैं या टैरिफ लगा देते हैं ईएमएस प्रोडक्ट्स पे, तो फ्यूचर में जो ग्रोथ होने वाली है उस पर असर हो सकता है। और शायद बाजार यही फियर कर रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का शेयर देखें तो 5 दिन के अंतराल में 8% नीचे, सिरमा लगभग 2% नीचे है और केन्स लगभग फ्लैट आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फॉल आज तीनों कंपनियों में शायद इस रॉयटर्स की न्यूज़ रिपोर्ट के बाद आया है। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। डिक्सन टेक पिछले 2 सेशंस में आप देखें तो 9% करेक्ट हो चुका है और केन्स में बिगवाली, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। शरद अवस्थी जी, कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जितने प्रोडक्ट में चिप्स उतना ज़्यादा टैरिफ, साथ ही जिस तरीके से कंपनी अग्रसर होकर अपना काम भी कर रही है। हाल फिलहाल में खबर डिक्सन टेक को लेकर आई थी कि 5% स्टेक एक्वायर करेंगे वो क्यूटेक इंडिया में। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जिस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट और कारोबार बढ़ा रहे हैं, 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे ये 5 साल में आंध्र प्रदेश में टू डेवलप मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी तो अपने मोर्चों पर अच्छे से काम कर रही है, लेकिन ये जो ट्रंप की तलवार है वो काफ़ी धारदार गिरी है ईएमएस स्पेस को लेकर। खबर पर आपकी राय, साथ ही पूरे काउंटर्स को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि ट्रम्प की नीतियों पे तो ज्यादा कुछ बोलना संभव नहीं है। वो कब क्या करेंगे वही जानते हैं। और किस तरीके से वो टैरिफ स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेते हैं वो भी खुद ही जानते हैं। कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट्स वगैरह वो डिजाइन कर लेते हैं। आधे से ज्यादा हिसाब किताब किसी को समझ में नहीं आता है, तो उस पर ज्यादा कमेंट करना तो मुश्किल है। सडनली इन कंपनीज के लिए नेगेटिव है, क्योंकि जिस टाइप की स्केल और जिस टाइप की ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं वो टोटली डोमेस्टिक बिजनेस पे ड्रिवन तो नहीं था और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी था। बट मेरे हिसाब से प्रॉब्लम डिक्सन जैसी स्टोरीज में ये है कि बहुत ज्यादा प्राइस्ड है टू परफेक्शन। लगभग सब कोई 80-90 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कंपैरेटिवली अगर पूरी स्पेस में मुझे देखना हो तो शायद पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जो कि ऑलरेडी ऊपर से पहले ही करेक्ट हो चुका है, तो वो ठीक ठाक है। लगभग फॉरवर्ड नंबर्स पे आप समझिए अभी भी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर 44 टाइम, बट बाकी के कंपैरिजन में वो मुझे बेटर प्लेस लगता है और मुझे लगता है वहां पे फॉरवर्ड अर्निंग्स में अपवर्ड रिवीजन की भी गुंजाइश है। बट बाकी अक्रॉस द स्पेस जो वैल्यूएशन पे ये लोग ट्रेड करते हैं वहां पे बहुत ज्यादा कोई भी नेगेटिव न्यूज एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी काफी कम है, क्योंकि सारे काउंटर्स अगर आप देखें तो लगभग 80-90-70 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड चल रहे हैं। तो उस वजह से कोई भी नेगेटिव न्यूज एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इन स्टॉक्स में काफी कम रहती है। तो अगर मुझे इस स्पेस में एक बेट करना है तो मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे बेट लेना चाहूंगा रादर देन डिक्सन या सिरमा वगैरह। बहुत संक्षेप में मैं आता है किस स्टॉक पे, लेकिन एक क्रॉस फैक्ट यहाँ पे, क्रॉस क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे शरद जी। मेरे ख्याल से केन्स की तो मैन्युफैक्चरिंग यूएस में भी है। लास्ट इंटरेक्शन जो मेरे साथ हुआ था तो उसको कुछ हद तक आप एक बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक रहा जी बिल्कुल, अगर आप टिपिकली इस न्यूज पे बेट कर रहे हैं तो आप देंगे, लेकिन वही वैल्यूएशन वाला जो पॉइंट है मेरा वहां पे, वो अभी भी थोड़ा एक्सपेंसिव है। लगभग 94 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे चल रहा है। आप 45-40% ग्रोथ रेट 2 साल में एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं, तो भी मेरे हिसाब से ज्यादातर पॉजिटिव फैक्टर्ड इन है। ओके, चलिए ठीक है। तो अगर आप इस
न्यूज़ से संबंधित होकर देखें तो शायद केन्स पर वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर मेरे ख्याल से शरद जी की चॉइसेस दूसरी है। थोड़ा सा नज़र हम ट्रेड स्विंग्स पर भी नज़र रखेंगे। ये डेवलपमेंट ईएमएस सेगमेंट को लेकर था। लेट्स ब्रिंग हीरो मोटोकॉर्प। एक बार स्क्रीन पे हीरो मोटोकॉर्प लेके आइए। 5402 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। आज वो स्टॉक्स जिन्होंने अपने लोअर ट्रेजेक्ट्री से नीचे के कुछ अहम सपोर्ट से एक पुल बैक दिया है, उस पर हीरो मोटोकॉर्प है। अब मैं जिक्र इसका इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब तक 31 जुलाई यानी जुलाई के बाद अगस्त सितंबर, इन 2 महीनों को हीरो मोटोकॉर्प ने डोमिनेट किया है और हर बार 20 डेमा पे सपोर्ट लिया है। राजेश सतपुते जी 5403, और एक बार प्लीज स्क्रीन पर रोलओवर्स रखिएगा। अच्छा पैटर्न, 3 दिन से 20 डेमा पे सपोर्ट लेके पुल बैक देता हुआ। कुछ इस ट्रेड में आपका लॉजिक बैठ रहा है, आई मीन इस स्ट्रेंथ को प्ले करने के लिए? वीरेंद्र जी देखिए, अगर आप इसका चार्ट देखिए, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखो तो 5280 से लेके 5300 इसका एक लोअर साइड का सपोर्ट है, और जो सप्लाई है वो है करीबन 5460 से लेके 5500। तो एट लेवल ऑफ 5390 अगर आपके पास पोजीशन है तो आप कंटिन्यू करें 5460 से लेके 5500 तक के टारगेट के लिए। तो स्विंग है, आप कह सकते हैं ये मीडियन है 5350 के आसपास। तो एट दिस लेवल थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन पोजीशन है तो कंटिन्यू करें। स्टॉप लॉस आपका 5360 के नीचे होगा। ओके, हीरो मोटोकॉर्प अगर है तो होल्ड कर सकते हैं फिलहाल ये राय, और निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी। एक बड़ी खबर एड्रेस करते हैं, दिल्ली से असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वोडाफोन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। असीम, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है खबर? देखिए, शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन ठीक उससे पहले सरकार ने कहा था कि सुनवाई को आप टाल दीजिए और 6 अक्टूबर को इसकी सुनवाई कीजिए। लेकिन जो वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। इस याचिका में वोडाफोन आइडिया ने जो AGR पर इंटरेस्ट है और पेनल्टी है उसको माफ करने की मांग रखी है। ये बता दूं कि पिछली याचिका से थोड़ी सी डिफरेंट है। पिछली याचिका में वोडाफोन आइडिया ने AGR को रिकैलकुलेट करने की मांग रखी थी। उनका कहना था कि AGR सरकार ने जो नई रकम लगाई है उसके ऊपर उसको रिकैलकुलेट किया जाए, रीअसेसमेंट किया जाए। लेकिन उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने एक नई याचिका दायर की। इसमें कहा है कि जो AGR का इंटरेस्ट है और पेनल्टी है उसको माफ कर दिया जाए। उसने सुप्रीम कोर्ट के केस का भी उदाहरण दिया। उसने कहा कि 9 जजों की बेंच ने मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जो है वो माफ की थी। तो इसमें कंपनी को इसी आधार के ऊपर उसको भी रिलीफ दी जाए। हालांकि अब कंपनी की याचिका पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, तब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें किस तरह के आदेश उसमें पारित करता है। असीम, इस खबर को अगर मैं थोड़ा सा समझूं, आई मीन लास्ट अगर आप देखें जो सुनवाई थी 26 अक्टूबर वाली, और उसमें जो उससे पहले जो थी उसमें एटलीस्ट सरकार के जो का पक्ष था उससे लग रहा था कि थोड़ा सा लिबर्टी मिलेगी सरकार की तरफ से। इन दोनों केसेस में अगर AGR रिकैलकुलेशन में जाएं या फिर यहाँ पे पेनल्टी और ये जो ब्याज है, ये दोनों में से ज़्यादा बेनिफिट किस में होगा वोडाफोन को, कौन से केस में? देखिए, अगर रीअसेसमेंट और रिकैलकुलेशन होता तो वोडाफोन आइडिया को कुछ शायद ज्यादा फायदा इसमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि एक बार सारे अकाउंट्स ऊपर ओपन हो जाते और उसके बाद दोबारा से सारी प्रोसेस को पूरा करना पड़ता, जिसमें कि काफी ज्यादा डिले होता है। तो कंपनी ने अब एक नई पिटीशन दायर कर दिया और ये कहा है कि जो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी है उसको पूरी तरह से माफ कर दिया जाए। तो ये नई पिटीशन है। अगर सरकार इस नई पिटीशन को भी सपोर्ट करती है, शायद यही वजह होगी कि ये वोडाफोन आइडिया ने पिटीशन नई दाखिल की है, इसी वजह से सरकार ने थोड़ा सा वक्त मांगा है। सरकार इसके ऊपर सोच विचार करना चाहती है, तो इसीलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा था। अब ये नई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल वोडाफोन आइडिया ने की है, तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस नई पिटीशन के ऊपर क्या रुख लेता है, क्योंकि पिछली पिटीशन को लेकर के सरकार काफी सपोर्टिव थी। अब ये नई पिटीशन है जिसमें कहा गया कि इंटरेस्ट एंड पेनल्टी की रकम को माफ कर दिया जाए। एक बाकायदा 1 से 2 केसेस का उदाहरण भी दिया जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरेस्ट एंड पेनल्टी माफ भी किया, जिसमें कि 9 जजों की बेंच ने जो मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया था, वहां पर 9 जजों ने इंटरेस्ट एंड पेनल्टी कंपनी की काफी कंपनियों की माफ की थी। तब सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा, तब देखना होगा कि क्या कंपनी की इंटरेस्ट एंड पेनल्टी माफ होती है या नहीं होती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया असीम जी ये जानकारी देने के लिए और ये खबर बताने के लिए। वोडाफोन आइडिया की तरफ से अब ये नई याचिका AGR ब्याज और पेनल्टी को माफ करने की पिटीशन दी है। शरद जी, जैसे कि आप सुन भी रहे थे हम असीम जी को, पहले पिटीशन को लेकर भी सरकार सपोर्टिव थी, अब ये नई पिटीशन कैसे देख रहे हैं आप? क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है आपको कि सरकार की तरफ से शायद अगर ये राहत मिल जाए
तो कितनी बड़ी जीत होगी वोडाफोन आइडिया के लिए। और देखिए इस खबर के बाद एक वर्टिकल राइज लगभग 3.5% ज्यादा की तेजी के साथ कर रहा है वोडाफोन आइडिया कारोबार अभी। जी मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि पेनल्टीज और ड्यूज का काफी बड़ा पोर्शन है टोटल आउटस्टैंडिंग्स में। अगर वो राहत भी इनको मिलती है तो इनके लिए काफी बड़ी राहत होगी, क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेशनल नंबर्स से पूरे अमाउंट का पेमेंट करना इनके लिए लगभग नामुमकिन जैसा है। तो सरकार को भी ये चीज मालूम है और सरकार भी चाहती है कि 3 प्लेयर्स और साथ में जिस तरीके से वो बीएसएनएल को एनहांस कर रहे हैं या अभी लॉन्च कर रहे हैं उसका फायदा अब दिखना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर ये होता है तो वोडाफोन के लिए काफी बड़ी राहत होगी और एक री रेटिंग की गुंजाइश सर्टेनली बन जाएगी, सब्जेक्ट टू ये क्लियर हो जाता है। ओके, सबसे बड़ी राहत हो सकती है फिर वोडाफोन आइडिया के लिए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सरकार की तरफ से क्या कुछ बड़ी डेवलपमेंट आती है वोडाफोन को लेकर। और सबसे पहले ये खबर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर। मार्केट आप देखिए 24,723 के लेवल पर वही निफ्टी कर रहा है कारोबार। निचले से ठीक ठाक रिकवरी, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक हम बात कर रहे थे ऑयल एंड स्पेस को लेकर। ऑयल एंड गैस स्पेस को लेकर सुबह से आज अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। देखिए एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली, 5% की करीब करीब तेज़ी। लेकिन सवाल ये कि ओएमसी स्पेस में ऐसा क्या हुआ जिसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है इस खराब मार्केट में भी, ये बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए ओएमसी स्पेस में अच्छी रैली आज। गुड आफ्टरनून उजरा। इनफैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को अगर आप देखें तो ये स्पेस ऐसी है जहां पर आपको बढ़िया तेजी नजर आ रही है। अक्रॉस द बोर्ड है, चाहे छोटे स्टॉक्स देखें या फिर बड़े एफएनओ के स्टॉक्स देखें, सब में एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 से लेकर 5% की तेजी जो है दिग्गज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में देखने को मिली। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो जो रिफाइनिंग स्पेस के स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी बड़ा मूव है। चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, सभी में अगर आप देखें तो जबरदस्त खरीदारी के साथ एक मूव देखने को मिल रहा है। अब बड़ी बात है कि दरअसल इनमें स्टॉक्स में तेजी आई क्यों है। तो दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इनकी सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल एंड गैस कंपनीज के साथ एक मीटिंग हुई है। और मीटिंग में अगर आप देखें तो इन एनर्जी कंपनीज की वैल्यू अनलॉकिंग के ऊपर बड़ी चर्चा हुई। वैल्यू अनलॉकिंग इनके लिए बड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि दरअसल अगर आप देखें तो इन सभी कंपनीज के पास असेट्स बहुत सारे हैं। तो अगर वैल्यू अनलॉकिंग होती है, चाहे इन्वेस्ट के माध्यम से हो या फिर किसी और माध्यम से, जो कि हमने और दूसरी सरकारी कंपनीज में देखा कि इन्वेस्ट आए हैं, तो अपने आप में बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। साथ में अगर आप देखें तो कंपनीज के मार्केट कैप, वैल्यू अनलॉकिंग और आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर भी काफ़ी बढ़िया चर्चा देखने को मिल रही है। अब सरकार ने कहा है कि वो बिजनेस में ज़्यादा दखल यहाँ पर नहीं देंगे और जो एनर्जी की कीमतें ये रिलेटिवली स्थिर आपको देखने को मिलेंगी। और अगर कीमतों में बड़ा उछाल आता भी है तो जैसे प्रीवियसली कोविड के बाद हमने देखा था कि सरकार ने विंडफॉल गेन टैक्स लगा दिए, तो सरकार आश्वासन दे रही है कि इस बार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सेक्टर पर अगर आप देखें तो बड़ा ओवरहैंग क्या होता है कि तो एनर्जी प्राइसेस है, दूसरा सरकारी इंटरवेंशन है, तो स्थिर पॉलिसी का फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ अगर आप देखें तो एनर्जी प्राइसेस भी मोर और लेस काफ़ी लंबे समय से एक स्टेबल साइड पर देखने को मिल रहे हैं। एक और खबर वीकेंड के दौरान आई थी और जो काफ़ी बढ़िया खबर थी पूरे सेक्टर के लिए, जहां पर अंडमान में तकरीबन अगर आप देखें तो कुछ ऑयल डिस्कवरी, नेचुरल गैस की डिस्कवरी यहां पर देखने को मिली है। तो इसने भी खबर ने देखें तो सेक्टर का मूड माहौल सुधारा है और इसी के चलते आप देखें तो अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पर आपको खरीदारी नजर आएगी। बिल्कुल सही बात है। शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए। और इसी तर्ज पर ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश नजर आए थे। सुबह मॉर्गन स्टैनली और जोपी मॉर्गन की भी रिपोर्ट थी, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट उनकी तरफ से। चलिए अब वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल का। टॉप कैश कॉल लेंगे हम गावस्कर से मानस जी और सोमिल मेहता जी से। सोमिल जी बताइए, कैश कॉल के लिए क्या चुना है आपने? मैंने कैश कॉल के लिए चुना है रेडिंगटन, और रेडिंगटन में 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से एक ट्रेंड रिज्यूम किया है ऊपर की तरफ। यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी रैली देखने मिल सकती है। ऑलरेडी एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड में है और छोटा सा करेक्शन लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखने मिला था, वो यहाँ पर मुझे लगता है कि कंप्लीट हुआ है और यहाँ से नई रैली ऊपर की तरफ शुरू होगी। टारगेट है 305 का और स्टॉप लॉस लगाना है 262 पर। ओके, रेडिंगटन करीब के 350 पे 270 पे ट्रेड करता हूँ। आपका बाय कॉल। मानस, आपका कैश कॉल क्या रहेगा? विनय जी देखिए, कैश कॉल के लिए सुब्रोस लिमिटेड में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो 1165 का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है। 1275 1275 की टारगेट सेट करना है।
ओके, सुब्रोज में खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। बताइए गाबर सर, आप क्या पिक कर रहे हैं? मेरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है बैंकिंग क्षेत्र से, सीएसबी, कैथलिक सीरियन बैंक। ट्रेड करा है 367 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए करीब समवेयर अराउंड, आई थिंक यस, 364 लगाना चाहिए। ₹2 का स्टॉप है। आई थिंक 380 पॉसिबल है। कैथलिक सीरियन बैंक, सीएसबी। सीएसबी आपका बाय कॉल, तो यहाँ पे कैश कॉल्स पूरी हो गई और सीएसबी 366.75 पे। मैं इनफैक्ट बैंक्स पे ही उतरने वाला था। देखिए, इसमें कोई राय नहीं कि अभी हमारे पास कोई सपोर्टिव स्टैट्स नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि आज का लो निफ्टी बैंक का बहुत ही मीनिंगफुल है। बस आप ये कह सकते हैं कि आज निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने अच्छा किया, एचडीएफसी बैंक ने आज अच्छा किया, और एचडीएफसी बैंक जो कि मैं सुबह से 3-4 बार उसकी का जिक्र कर ही चुका हूँ, एक ऑलमोस्ट डबल बॉटम, मेरे ख्याल से प्रकाश सर ने कॉल भी ली थी एचडीएफसी बैंक पे जब हम उनसे ट्रेड पूछ रहे थे, इज़ नाउ ट्रेडिंग एट डे हाई। मतलब 200 का लो लगाने के बाद फर्स्ट एवरेज को ऑन रिवर्सल स्ट्राइक करता हुआ 10 डे में। पर आइए आप निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स पे, जिसकी सुबह से मैं काफ़ी बार चर्चा कर चुका हूँ, अनुजर मैं कर भी रहे थे बात। इट्स 7401, पहला वो इंडेक्स जो कि कल के हाई को क्रॉस कर चुका है, यानी शुक्रवार के हाई को क्रॉस कर चुका है। सौमिल, आपकी स्कैनिंग क्या कहती है? आई मीन एसबीआई का सुबह ट्रेड हमने लिया था 861 पे, देन कैनरा बैंक मैंने अभी बात भी करी उसकी। आप यहाँ से पोजिशनली लॉन्ग जाने में कंफर्टेबल किस में है? ये देखिए डे हाई पर खड़ा हुआ है आपका एसबीआई, आप किस में कंफर्टेबल है लॉन्ग में? आई थिंक पीएसयू बैंक्स ने जो लास्ट 2-3 हफ्तों में इतनी अच्छी रैली दिखाई थी, वो रैली मुझे लगता है कि वो मीडियम टर्म में तो डेफिनेटली कंटिन्यू होगी। इन द शॉर्ट टर्म थोड़ी सी वीकनेस डेफिनेटली है, लेकिन इन द मीडियम टर्म आउटलुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा पिक, मैं हमेशा कैनरा बैंक प्रेफर करता हूँ ऑन एनी पीएसयू बैंक्स। कैनरा बैंक में मुझे लगता है कि 10 डेली मूविंग एवरेज पे फिर से सपोर्ट लेके ट्रेंड रिज्यूम किया है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट होगा कैनरा बैंक का वो अराउंड 128 के आसपास होता है, और आज का जो लो है वो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लो है 118 का, जो एक स्टॉप लॉस की तरह हम यूज कर सकते हैं। कैनरा बैंक पीएसयू बैंकिंग स्पेस से ये भी अच्छा लग रहा है 2.5% की तेज़ी के साथ। पीएसयू बैंक्स जो कभी पहले बैकफुट पर कामकाज किया करते थे, अब लीड कर रहे हैं। और पीएसयू बैंक्स के मार्केट कैप की बात करें तो सिंस फाइनेंशियल ईयर 20 से 5 गुना बढ़ गए हैं। अब री रेटिंग की संभावना यहाँ पे भी ब्रोकरेजेस जता रहे हैं। अब देखते हैं कि कैसे कुछ अपडेट्स आते हैं यहाँ पर। इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे राजेश पालविया जी। राजेश पालविया जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए इस वक्त कॉल क्या होगी आपकी? गुड आफ्टरनून शीरा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यहाँ पे स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एनटीपीसी। स्टॉक को देखें तो एक कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे, और जिस तरीके से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 10 से 15 वीक एक रेंज में बिताए हैं, तो हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छे अपमूव की तैयारी करते हुए दिख रहा है। 347 348 के टारगेट के लिए एनटीपीसी पे बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 338 के आसपास। ओके, एनटीपीसी यहाँ पे खरीदारी की राय। और पिछले कुछ सत्रों से देखें आप, एनटीपीसी, एनएचपीसी, स्पेशली रेगुलेटेड यूटिलिटीज़ में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। ब्रोकरेजेस भी यहाँ पर पॉजिटिव रुख अपना रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की राय राजेश पालविया जी की तरफ से। चलिए अब एक और न्यूज़ एड्रेस कर लेते हैं। निफ्टी रीबैलेंसिंग के लिए आज एडजस्टमेंट होगा, और किन शेयरों की एंट्री होगी, कौन से शेयर बाहर होंगे, एक बार रिविजिट करते हैं यतिन जी से। यतिन जी बताएं। तो आज आखिर के आधे घंटे में निफ्टी की रीबैलेंसिंग होगी, और आज जो रीबैलेंसिंग होगी तो कल से लागू हो जाएगी। दो काउंटर्स जिन पे खास नज़र रखनी है, उसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिगो है, और इंडिगो जो है निफ्टी में शामिल होने वाला है, और आज लगभग $550 मिलियन के आसपास की खरीदारी, यानी ब्रॉडली अगर हम बात करें तो 4-4.5 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा की बाइंग यहाँ आपको आती हुई नज़र पड़ेगी। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर भी आज से निफ्टी का पार्ट होने वाला है, और अगर हम यहाँ बात करें तो लगभग $372 मिलियन की बाइंग यहाँ संभव है। इसका मतलब ये है 3,200 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज यहाँ भी आपको आते हुए नज़र पड़ेंगे। दो काउंटर्स जहाँ आपको निफ्टी से एक्सक्लूजन दिखाई पड़ रहा है, उसमें हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक शामिल हैं। 200 से 300 मिलियन डॉलर्स, यानी ब्रॉडली अगर हम देखें तो 1500 से 2500 करोड़ रुपए के बीच इन दोनों काउंटर्स में आउटफ्लो आपको होते हुए नजर पड़ेंगे इंडिविजुअली, जो कि काफ़ी हैवी वॉल्यूम्स हैं, नॉर्मल एवरेज से लगभग 10 गुना ज़्यादा आज इन दोनों काउंटर्स में वॉल्यूम्स रहेंगे। बाकी के वेटेज अप और डाउन की भी बात करते हैं। एसबीआई, आईटीसी और बजाज फिनसर्व, ये 3 काउंटर में आपको वेटेज बढ़ते हुए नजर पड़ेंगे, और एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक
ये 2 काउंटर्स 3 काउंटर्स हैं जहां वेट डाउन होता हुआ नजर पड़ेगा, तो यहां भी थोड़े बहुत सेल फ्लोज आपको आखिर के आधे घंटे में दिखाई पड़ेंगे। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन एग्जिट्स और एंट्रीज पे टिप्पणी करने के लिए। तो आखिरी के आधे घंटे में ये इम्पैक्ट विजिबल होगा, उस वक्त आएंगे इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन आपका। अब एक काम करते हैं, आज के जो ऑप्शन ट्रेड्स हैं, धमाकेदार ऑप्शंस, उन पे बात करते हैं। पहला ट्रेड पिक करेंगे शिल्पा जी से। शिल्पा जी, क्या पिक कर रही हैं आप? जी, यहाँ पे ट्रेड रहेगा आईएक्स में। आईएक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है और यहाँ पे स्टॉक मुझे लगता है 145 148 के लिए एकदम अप मूव के लिए तैयार है। तो यहाँ पे 145 का कॉल ऑप्शन जो रफली 4 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 2 रुपए 40 पैसा का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे टूवर्ड्स 6 और इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 8 इसके नेक्स्ट टारगेट है। ओके, 145 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको आईएक्स का। ये हो गई शिल्पा जी की पिक। बताइए मानस जी, आप क्या पिक करें धमाकेदार ऑप्शन के लिए? तो देखिए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए इंडियन बैंक पे खरीदारी करनी है, इसके ऑप्शन में खरीदारी करनी है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अक्टूबर मंथ का 720 का कॉल ऑप्शन जो 26 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करनी है। 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 35 रुपए की टारगेट आप इस ऑप्शन में सेट कर सकते हैं। डिस्क्लोजर है कि इस पे अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, क्लाइंट्स को सिमिलर नोट पे एक कॉल है इंडियन बैंक। शुक्रवार के प्राइस डैमेज के बाद पीएसयू बैंक्स में जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स हैं, उसमें एसबीआई फॉलोड बाय इंडियन बैंक एंड कैनरा बैंक। राजेश पालविया जी, आपका ट्रेड? तो वीरेन जी, हिंदुस्तान जिंक पे नज़र है। ये स्टॉक में हमें लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है और जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमें लगता है 475 480 की तरफ ये स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड बढ़ते हुए दिख सकता है। तो अक्टूबर सीरीज में 470 का कॉल ऑप्शन जो कि 15 रुपये 70 पैसे 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। और इस कॉल ऑप्शन के टारगेट होना चाहिए करीब 22 रुपये की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 12 रुपये के आसपास। ओके, हिंजिंग पर फिलहाल ये राय होगी धमाकेदार ऑप्शन के लिए। पालवेजो ने हिंजिंग चुना है। मेटल स्पेस में मोमेंटम इंटैक्ट। इंटरग्लोब एविएशन की चर्चा हो रही थी यतिन जी अभी, जब निफ्टी रीबैलेंसिंग का जिक्र कर रहे थे। इंडिगो का चार्ट रखे एक बार स्क्रीन पर, और पिछले 1 महीने में इसने कंसोलिडेट किया है। हालांकि इस साल में अब तक अगर आप देखें तो 21% का रिटर्न। शिल्पा जी, इंटरग्लोब एविएशन इन सरों पर कैसा लग रहा है? आपने 52 वीक हाई से तो करेक्ट हो चुका है, क्या किया जाए? जी श्रेया, बिल्कुल यहाँ पे 5450 5460 के बैंड से एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ये होल्ड करता है तो 5800 के 100 तक के भी इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स हो सकते हैं। तो आई बिलीव इंडिगो इज हेडिंग टुवर्ड्स 5800। ओके, 5800 तक इंटरग्लोब एविएशन जा सकता है। शिल्पा जी की ठीक ठाक लग रहा है ये स्टॉक, तो खरीदारी कराई इनकी तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और को वर्किंग सेक्टर की कंपनी वी वर्क इंडिया का आईपीओ 3 अक्टूबर से खुलेगा। आईपीओ की रकम का इस्तेमाल कर्ज भुगतान और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए होगा, ये कहना है कंपनी के एमडी एंड सीईओ करण विरवानी जी का। करण विरवानी ने से खास बातचीत की यतिन मोहता जी ने। क्या कहा उन्होंने, क्या कुछ बातचीत हुई है, आप भी सुनिए। करण, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज़ के साथ बातचीत करने के लिए। को वर्किंग स्पेस की बात करते हैं। बहुत सारी लिस्टेड एंटिटीज़ ऑलरेडी इस स्पेस में हैं और आपसे बहुत नज़दीक से कॉम्पीट करती हैं। तो आपके बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए, कैसे वी वर्क डिफरेंट है और आप अब आईपीओ ला रहे हैं, तो कैसा अभी तक का फीडबैक रहा है आपको इन्वेस्टर्स से? छोटे ऑफिस के साथ क्विकली स्केल अप कर सकते हैं। उसको दे डोंट नीड टू पे दिस अपफ्रंट cost, they don't need to take any heavy cost, and through our platform they can scale in one location, scale across the country, scale also across the globe. So अभी 8 साल में हमने ये बिजनेस 8 मिलियन स्क्वायर फुट तक ग्रो किया है। वीवर्क की ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो ऑब्वियसली साउथ में वॉल्यूम वाइज एक बड़ा मार्केट है, तो क्या आप वेस्ट और नॉर्थ मार्केट्स में भी स्केल अप इसी तरीके से करेंगे या अभी भी बैंगलोर, हैदराबाद है, पुणे है, ये बड़े मार्केट्स रहेंगे?
अभी हमारा प्रेजेंस बैंगलोर में अभी 30-35% हमारा पोर्टफोलियो वहाँ है, और फिर मुंबई और गुड़गांव उसके बाद हमारे बिग सिटीज़ है, और अभी चेन्नई, हैदराबाद और पूना हमारे ग्रोथ सिटीज़ है. तो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ हैपनिंग वेयर न्यूअर कंपनीज, न्यूअर जीसीसीज आर ग्रोइंग विद इन दीज सिटीज. जो फ्रेश फंड्स आप ले रहे हैं उसमें किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे उसको, और इंक्रीमेंटली जो कैश फ्लो आप बनाएंगे, जो प्रॉफिटेबिलिटी आप होंगे, तो फोकस और इन्वेस्टमेंट किस स्पेस और सेगमेंट में आप करना चाहेंगे? तो ये आईपीओ में एक फ्रेश इशू नहीं है, कंप्लीट ओएफएस है, और वो प्रोसीड्स एम्बेसी और वीवर्क दे आर बोथ सेलिंग प्रोपोर्शनली. एम्बेसी के साइड में वो कैपिटल डेट रिड्यूस करने के लिए जा रहा है, और फर्दर हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स है, हमारे दूसरे एसेट्स है, और बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए जा रहा है. वीवर्क और श्रेया, पता है स्पेशली पोस्ट कोविड जो लोग खुद का काम करते हैं और फ्रीलांसिंग करते हैं, उनके लिए नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में देखिए ना, ये कल्चर बहुत डेवलप हो रहा है, बहुत डेवलप हो रहा है. हमारी बिल्डिंग में तो नहीं, आप लेकिन दिल्ली के, नोएडा के हर सेक्टर में चले जाइए, आपको ऑफिस स्पेस, कोवर्किंग स्पेस, मीटिंग हॉल्स, तो ये कल्चर भी अब भारत में अच्छा डेवलप हो रहा है. खैर, अब एक काम करते हैं, विषय को थोड़ा चेंज करते हैं और थोड़ा सा निफ्टी लेके आइए. जैसे कि मैं कह रहा था कि स्टिल मेरे पास ऐसे कोई स्टैट्स नहीं है जिसको हम कह सकें कि हमने शुक्रवार के लो को या फिर आज के लो को बहुत रिस्पेक्ट दी. एक बार जरा पुट राइटर्स को देखते, देखिए एक चीज़ है, बस एक चीज़ जो हमारे फेवर में जाती है आज के लिए और कल के लिए, एंड दैट्स एक्सपायरी. आपकी स्क्रीन पे सबसे ज़्यादा पुट कौन सी बिकी है? वो बिकी है 24,700, 2 करोड़ 10 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, यानी इंडेक्स जो है एटलीस्ट एक ऐसी रेखा खींचने की तैयारी कर रहा है कि शायद ये क्लोजिंग या फिर सीरीज जो है एक्सपायर 24,700 के ऊपर ही हो. और एक और चीज़ हमारे फेवर में जाती है कि हमने प्रीवियस दोनों फॉल्स में 11 अगस्त और 1 सितंबर 100 डेमा को बहुत दिन तक सरेंडर करके ट्रेड नहीं किया. दैट्स द बिगेस्ट थिंग. लेट्स से 24,700 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग. और एक बार निफ्टी बैंक पे आइएगा. निफ्टी बैंक भी याद रखिएगा, हालांकि कल के लो से हम बहुत ऊपर नहीं है, बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट नहीं करा है, बट 54,000 पे, 54,200 पे, इन दो स्ट्राइक्स पे 54,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है. आउटस्टैंडिंग वाइज 23 लाख का पहुंच गया है, और 54,200 पे करीब 3 लाख का. तो एक एटलीस्ट कल और आज के लिए दोनों ही इंडिसेस एक बेस बनाने की कोशिश करते हुए. खैर, एक काम करते हैं, यहाँ से अब हम 4 का चौका का ट्रेड शुरू करते हैं, सीक्वेंस शुरू करते हैं, और क्रम आपकी स्क्रीन पे है जिस क्रम में ये ट्रेड्स पिक किए जाएंगे. और पहला ट्रेड आएगा सस्ता ऑप्शन, और शिल्पा जी के पास हमेशा ये जो है ना पद रहता है सस्ता ऑप्शन का. आज का सस्ता ऑप्शन भी वही देंगे. उसके बाद आएगा राजेश पालवे जी, आज का एफएनओ सुपरस्टार, वो पिक करेंगे. उसके बाद प्रकाश गवास्कर पिक करेंगे आज का चार्ट का चमत्कार, और आज की मिड कैप फंडा कॉल शरद जी. शिल्पा जी क्या पिक कर रही हैं आप? हाँ जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे भेल पे, बीएचएल पे थोड़ा ध्यान है. 230 टू 32 बैंड पे किसका अच्छा खासा सपोर्ट है. यहाँ पे मुझे लगता है 240 टू 245 इसके नेक्स्ट टारगेट्स होने चाहिए. तो यहाँ पे 240 का कॉल ऑप्शन जो रफली 5 रुपए 80 पैसे 6 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. स्टॉप लॉस यहाँ पे 2 रुपए का मेंटेन कीजिए. पहला टारगेट 9 का है, अगर सस्टेन होता है तो 12 से 15 भी जा सकते हैं. बेल यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो इनफैक्ट यहाँ पे 255 से 260 भी इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स हो सकते हैं. ओके, भेल की अक्टूबर की 240 की स्ट्राइक बाय करनी है आपको. चलते हैं राजेश पालवे जी के पास आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए. राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र जी, यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी में बीपीसीएल पसंद आ रहा है. यहाँ पे एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा है, और जिस तरीके से अगर हम देखें तो सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में पिछले 2-3 हफ्तों में लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है. बीपीसीएल फ्यूचर्स बाय किए जा सकते हैं. अपसाइड के टारगेट यहाँ पे हमें लगता है अक्टूबर फ्यूचर में आ सकते हैं 348 350 की तरफ. डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 335 के आसपास. बीपीसीएल शानदार रैली आज इस पर्टिकुलर काउंटर में 5% करीब चढ़ गया. गाबा सर, चार्ट का चमत्कार बताइए, नेगेटिव साइड पे दिख रहा है चमत्कार या पॉजिटिव साइड पर? पॉजिटिव मेरे ख्याल से होना चाहिए, और स्टॉक होना चाहिए मेरे ख्याल से बीपीसीएल. इसमें एक ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड करा है. बीपीसीएल अभी दिया ना पालविया जी ने एफएनओ सुपरस्टार के लिए.
पकड़े गए गाबा सर आप। दूसरा स्टॉक? सॉरी मैम, ओके ये निकल गया, कोई बात नहीं। भारत फोर्ज दे देते हैं, चलेगा ये? बिल्कुल दौड़ेगा। भारत फोर्ज 1224 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और ब्रेकआउट मिलना चाहिए। यहाँ पर स्टॉप होगा करीब 1212 का, 12 रुपए का स्टॉप रहेगा। टारगेट 1260 भारत फोर्ज। ओके 1260 के लिए भारत फोर्ज में दाव लगाने की बात कर रहे हैं गाबा सर। मिड कैप फंडा, शरद जी बताइए मिड कैप फंडा के लिए क्या चुना है आपने? जी आज का हमारा मिड कैप फंडा है आईएफबी इंडस्ट्रीज। कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ब्लैंकिंग कंपोनेंट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बनाती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में एक तगड़ा मार्केट शेयर है 34% के आसपास का, और कंपनी कुछ एक्सपेंशन कर रही है लॉन्ड्रेट्स और कमर्शियल लॉन्ड्री सॉल्यूशंस में, होटल्स, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए। उसका फायदा आने वाले समय में नंबर्स में साफ साफ दिखना चाहिए। नए प्रोडक्ट इनोवेशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अप्लायंसेस भी कंपनी फोकस कर रही है। टायर 2 टायर 3 सिटीज में पेनिट्रेशन बढ़ाने की भी योजना है। इसके अलावा कॉस्ट रिडक्शन वगैरह करके EBITDA मार्जिन को 10% के ऊपर FY26 में ले जाने की योजना है। आफ्टर सेल सर्विस और चैनल एक्सपेंशन की भी बात कंपनी कर रही। तो हमें लगता है ये सब के फलस्वरूप काफी इंप्रूवमेंट आने वाले समय में नंबर्स में दिखना चाहिए, और अगले से एक साल में हमें लगता है कंपनी 55-50 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देगी। 40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 2200 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से आईएफबी इंडस्ट्रीज। ओके आईएफबी इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब एक रिकैप आपके लिए। 4 का चौका की शुरुआत की हमने शिल्पा जी के साथ। सस्ता ऑप्शन उन्होंने चुना BHEL को, और ये कह रही हैं कि 240 का कॉल ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं। 15 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड, 2 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। फिर पालवे जी ने BPCL में दाव लगाने को कहा है। FNO सुपरस्टार के लिए फ्यूचर्स में खरीदारी कराई। 350 तक के टारगेट देख रहे वो, 335 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। गाबा सर ने बड़ी मुश्किल से ढूंढा भारत फोर्ज, पहले BPCL उनको भी पसंद आ रहा था। 1260 तक के टारगेट देख रहे वो, 1212 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मिड कैप फंडा के लिए अभी IFB इंडस्ट्रीज चुना है, लंबी अवधि के लिए अच्छा लग रहा है ये काउंटर शरद अवस्थी जी को। चलिए अब एक और काउंटर की बात कर रहे थे। एक बार बैंकिंग स्पेस का हम जिक्र कर रहे थे, इंडसइंड बैंक रखी स्क्रीन पर। आज इसमें अच्छी खासी तेजी है, करीब 2% की तेजी के साथ अभी भी आपको डेज हाई पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। दरअसल इंडसइंड बैंक पर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बैंक की रेटिंग बढ़ाई गई है, और ये किस आधार पर किया गया ये सब समझते हैं आशीष से। आशीष बताइए। श्रेया देखिए, ये स्टॉक बहुत ही सीरियस अंडर परफॉर्मर रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में 50% की गिरावट देखने को मिली। उसकी दूसरी तरफ आप देखें तो निफ्टी बैंक जो इसका बेंचमार्क है, यहाँ पर पिछले 1 साल में 3% की तेजी देखने को मिली। तो सीरियस अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन अब अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस ये मान रहा है कि अंडर परफॉर्मेंस यहाँ से खत्म हो सकता है। जो मुश्किल वक्त है इस बैंक के लिए खत्म हो सकता है, और इसी के चलते इन्होंने रेटिंग को अपग्रेड किया है। 785 रुपए का टारगेट भी दे रहे हैं, और ये बता रहे कि FY26 के बाद से अगर आप देखें तो इनकी जो बैलेंस शीट है पूरी तरीके से क्लीन यहाँ पर देखने को मिलेगी। FY27 के बाद जो इनके निम्स है यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यहाँ पर एक सुधार देखने को मिल सकता है, और जो बेहतर असेट लायबिलिटी का जो मिक्स होता है इसका एक फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो इनके रेशियोज हैं इसमें इंप्रूवमेंट है, तो इसका सीधा इंपैक्ट इनके जो क्रेडिट कॉस्ट है इस पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो एस्टिमेट लगाकर चल रहा है ब्रोकरेज हाउस वो तकरीबन 1.2 से लेकर 1.3% के देखने को मिल सकते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी हेल्दी हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही है। FY26 ये साल तो ज़रूर चुनौतीपूर्ण देखने को मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ की बात करें या फिर अगर आप देखें तो जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी बैंक का जो कामकाजी मुनाफा होता है, यहाँ ज़रूर आपको थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है। अब लोन ग्रोथ की बात करें तो FY26 में इस साल करीब 3% की बढ़त देखने को मिलेगी। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ जो एस्टिमेट्स है, लेकिन FY27 यहाँ से फर्दर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 13% की अपसाइड ये एक्सपेक्टेड है। बात करें ROAs की तो यहाँ पर भी धीरे धीरे एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। FY27 अनुमान है 0.85% का, लेकिन FY28 में यहाँ पर 1% ये हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं। ये एस्टिमेट्स हैं। अब ये स्टॉक इसके लिए भी अट्रैक्टिव है क्योंकि 1 साल में 50% की गिरावट बड़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो इसी के साथ जो वैल्यूएशंस है इसमें भी ब्रोकरेज हाउस का कंफर्ट आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं कि अगर फिलहाल FY26 फॉरवर्ड प्राइस टू बुक के लिहाज से देखें तो केवल 0.8 टाइम्स यानी 1 टाइम से कम पे चल रहा है। तो किसी भी लेंडर को मापने का एक बेहतरीन तरीका होता है प्राइस टू बुक। तो अपने आप में वैल्यूएशन जो है बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो इस पॉजिटिव नोट के चलते स्टॉक है फिलहाल 2.5% ऊपर। शुक्रिया आशीष।
तो मॉर्गन स्टैनले कह रहे हैं कि बड़ा दुख झेला मेरे इंडसइंड बैंक ने, शायद अब एक अच्छा वक्त आएगा इंडसइंड बैंक का। चाहती के लिए शायद मैं बात करता है, इस पर थोड़ा सा वक्त नहीं है अभी बात करने का, अभी एक ब्रेक का वक्त है। बट इट्स 7:32। अगर मैं इसको मंथली चार्ट्स पे देखूं, वीकली पे देखूं, डेली पे देखूं, तो अभी भी अगर आप देखो कोई बड़ा यस इट्स इंट्राडे पुल बैक, लेकिन डेली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे कोई भी एवरेज रीगेन नहीं किया। लेकिन इस तथ्य को, मॉर्गन स्टैनली के इस व्यू को हमने जहन में जरूर रखेंगे। मार्केट्स में कोई रिकवरी है? नो, नॉट सब्सटेंशियल। 24,687 अभी भी अगर आप देखें हम डे लो से मात्र 80 अंक ऊपर हैं, लेकिन डे हाई से 115 अंक नीचे। खैर, बाजार की यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है उससे बातचीत करेंगे और सेक्टोरियल आउटलुक्स, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बातें करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बिग मार्केट वॉइसेस में पराग ठक्कर हमारे साथ होंगे फोर्ट कैपिटल के, उनसे चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि पराग ठक्कर जी से एक बातचीत शुरू करेंगे। पराग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। थैंक यू। हम एक और अर्निंग सीजन में इस फेस्टिवल सीजन के साथ उतरने की तैयारी कर रहे थे पराग जी, लेकिन दो इश्यूज और आए। एक तो ट्रेड डील में कोई अगर आप देखें ब्रेक थ्रू ना होना, ऊपर से फार्मा, इसको भी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ ने, टैरिफ्स ने स्ट्राइक किया और आज तो हम थोड़ा बहुत ईएमएस सेगमेंट पे भी इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। उनकी जो टिप्पणियां हैं वो रोज़ बरोज़ एक सेक्टर को अपने ग्रिप में लेती है। अभी पराग जी आप बाज़ार को देख कैसे रहे हैं? हम इस वक्त इस फेज़ में वर्स्ट प्राइस परफॉर्मेंस है हमारी ग्लोबल इक्विटी मार्केट की तुलना में, या फिर दूसरे एसेट क्लास से कंपेयर करिए, अभी ये अंडर परफॉर्मेंस कब तक और कायम रह सकती है आपके मुताबिक? देखिए, आपने एकदम सही फरमाया कि बेसिकली एफआईआईज की जो बाइंग है, जैसे ही ट्रंप साहब ने बोला कि मोदी जी इज माय गुड फ्रेंड, तो एक बॉडी रैली अपने हमें को देखने को मिली। उसके बाद जैसे ये H1B वीज़ा और ये फार्मा पे टैरिफ की बात आई, एफआईआईज की वापस बिकवाली शुरू हो गई और मार्केट वापस गिर गया। तो मेरे हिसाब से ये एक हालांकि 50% टैरिफ बहुत ज़्यादा है और वो टैरिफ के कम करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है। बट ये मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया का जो करंट मैक्रो एनवायरनमेंट है, फिस्कल डेफिसिट देख लो, करंट अकाउंट डेफिसिट देख लीजिए, इन्फ्लेशन देख लीजिए, कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी देख लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की इंटेंट। गवर्नमेंट की इंटेंट है कि कुछ भी हो, इंडिया का ग्रोथ इंजन ठंडा नहीं होना चाहिए, जिसकी जो जीएसटी कट जो इतना बोल्ड डिसीजन था वो आया, और प्लस वो बोल रहे हैं कि फिस्कल बोरोइंग भी ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे और केपेक्स भी होता रहेगा। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये, मैं ये सब बोलना चाहूंगा कि 90% प्रोबेबिलिटी है कि ट्रेड डील नवंबर दिसंबर तक हो जाएगी। तो एवरी डिप शुड बी बॉट, एंड स्ट्रक्चरल स्टॉक्स, जैसे कि आज हमने देखा कि गवर्नमेंट ने पीएसयूज के बारे में जो स्टेटमेंट दिए हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए या ओएनजीसी ऑयल इंडिया के लिए, कि गवर्नमेंट तो खुद को चाहिए कि मार्केट कैप बढ़े, राइट, और इन सब कंपनीज में बहुत सारी वैल्यूज है, प्लस ऑयल प्राइस नीचे है। तो ये एक सेक्टर है ओएमसीज का। एनटीपीसी हमने देखा, पीएसयू बैंक जैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहूंगा कि रिजल्ट की हम बात करें तो पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट काफी अच्छे लग रहे हैं। इसमें मार्जिन की गिरावट एसबीआई, पीएनबी जैसी कंपनियों में काफी कम देखने को मिलेगी। ग्रोथ भी ठीक ठाक रहेगा, और Q3 Q4 में तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि इंडिया में ग्रोथ रिवाइव होगा, बिकॉज जीएसटी की वजह से कंजम्पशन, जीएसटी कट की वजह से कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन के साथ क्रेडिट कार्ड स्पेंड बढ़ेगा, तो ये सारी बैंक्स को भी बहुत फायदा होगा। अभी तक हमने स्टॉक प्राइस वाइज ये बेनिफिट सिर्फ ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में देखा हुआ है। मेरा ये मानना है कि अभी नाउ इट शुड मूव टू फाइनेंशियल्स। तो नियर टर्म के हिसाब से मैं देखूं तो पीएसयू बैंक्स काफी अच्छे लग रहे हैं, ओएमसीज काफी अच्छे लग रहे हैं, और स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं मेरे हिसाब से, बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट फ्रेंचाइज और कासा एक्रेशन। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में भी मार्जिन की गिरावट काफी कम होगी, जो मार्केट जो भी मान के चल रहा है उससे काफी कम होगी, और सेकेंड हाफ में काफी अच्छी रिकवरी होगी। और ये दोनों स्टॉक, खास करके आईसीआईसीआई बैंक में बोलना चाहूंगा कि 4.27% निम बनाने के बावजूद उसमें मार्जिन की गिरावट काफी कम है, और मेरे हिसाब से 2.3% आरओए बनाने वाली बैंक 2 टाइम प्राइस टू बुक पे मिल रही है। मेरे हिसाब से काफी अच्छा मौका है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को लेना है तो। और एक बात बताना चाहूंगा कि अनसर्टनिटी है, इसीलिए ये प्राइस है, तो एफआईआईज की सेलिंग है, इसीलिए ये प्राइस है। तो लार्ज कैप्स में काफी वैल्यू है, जैसे कि मैंने बोला पीएसयू पॉकेट्स और सिलेक्टेड बैंक्स।
सवाल भी मेरा पराग जी आपसे इसी पर था। गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। आपके पोर्टफोलियो स्कैन कर रही थी मैं, ज़्यादातर वेटेज आपका बैंकिंग स्पेस को लेकर ही है और उसमें भी पर्टिकुलरली देखूँ तो आप पीएसयू बैंक्स को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में शुमार। और जिस तरीके से पीएसयू बैंक्स में मोमेंटम है भी पराग जी, आगे चलकर क्या लग रहा है? हालांकि आपने थोड़ा जिक्र किया, लेकिन फिर भी डिटेल में जानना चाहूंगी आपसे, आने वाले क्वार्टर्स कैसे रह सकते हैं पीएसयू बैंक्स के लिए, और अब यहाँ से और एक्सपोजर बढ़ाने का सोच रहे हैं क्या आप? देखिए, जो प्राइस पे हमने खरीदा है उससे उस प्राइस से ऊपर चल रहे स्टॉक्स, हम जनरली मोमेंटम को चेज नहीं करते हैं। तो आज आज जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स जिसमें निफ्टी रीबैलेंसिंग की वजह से भी सेलिंग है, तो आज हमारा ध्यान उन स्टॉक्स पे है जहां सेलिंग है। लेकिन अदरवाइज मेरा ये मानना है कि पीएसयू बैंक्स ये क्वार्टर में, खास करके एसबीआई, पीएनबी के रिजल्ट्स जो है उसमें ग्रोथ और मार्जिन का रेजिलियंस काफी अच्छा रहेगा। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म में तो पीएसयू बैंक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस इसमें थोड़ी थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग भी होती रहेगी। गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस है कि पीएसयू बैंक्स हो चाहे ओएमसीज हो, उसमें वैल्यू क्रिएशन हो और इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू बढ़ती रहे। तो ये पीएसयू में मेरा ये है, और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में मेरा ये मानना है कि ये क्वार्टर में मार्जिन विल बॉटम आउट, ग्रोथ विल ऑल्सो बॉटम आउट। तो ये स्टॉक्स तो बढ़िया खरीदने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। खास करके आज ये जो निफ्टी रीबैलेंसिंग के चक्कर में जो सेलिंग है उसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यूज करना चाहिए इकट्ठा करने के लिए। इट्स अ वेरी गुड एक्यूमुलेट एट दिस प्राइस। ओके जी और वो थी कि थोड़ा सा रीबैलेंसिंग इम्पैक्ट नज़र आएगा आपको 24623। अभी जब तक श्रेया ने सवाल दागा पराग जी से, तब तक निफ्टी 24,681 से रिट्रेस होकर 24,623। तो ये आखिरी की आधे घंटे की टर्बुलेंस रहेगी। ठीक 3:04 से ये टर्बुलेंस शुरू हो गई है और ये फियर परसिस्ट करता है टू ब्रीच डेज लो। अच्छा पराग जी, मैं थोड़ा सा अभी बैंक्स और एनबीएफसीज में रहना चाहूँगा। आपने बैंक्स की वकालत और बात बखूबी समझा दी। एनबीएफसीज में अगर आप आएँ, एचएफसीज में एक मूव है, वहाँ पीएनबी हाउसिंग में एक मूव है, देन वी हैव गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, फिर कंज्यूमर फाइनेंस कंपनियाँ, फिर एचएफसीज भी हैं, मतलब बहुत सारे खेमे हैं। अदर देन बैंक्स, अगर आपको एनबीएफसीज एक दो पिक करनी हो या फिर आप लोगों ने पिक भी की हो या मन बनाया हो, वो कौन सी एक दो एनबीएफसीज होंगे? आज के तारीख में हमारी जो सबसे बड़ी एनबीएफसी होल्डिंग है वो जियो फाइनेंस है। जियो फाइनेंस में हमारा ये मानना है कि जो आज का मार्केट कैप है करीबन 2 लाख करोड़, उसमें से 1,20,000 करोड़ का तो उनका सिर्फ रिलायंस के शेयर्स के 6% रिलायंस में ओन करता है। रिलायंस का मार्केट कैप करीबन 19 लाख करोड़ है, तो 1,20,000 करोड़ का तो मार्केट कैप उससे ही जस्टिफाई हो जाता है। प्लस उन्होंने जो इंश्योरेंस और एएमसी बिजनेस के लिए जो जेवीज की है उसमें से फ्यूचर में वैल्यू अनलॉकिंग होगी, प्लस जो लैंडिंग बिजनेस शुरू होगा। तो ये एक बहुत बड़ी और लंबे अवधि तक चलने वाली ग्रोथ जर्नी की शुरुआत है। तो इसमें काफ़ी आई वुड से मल्टीबैगर बनने की चांसेस है। दूसरा एक हमारा एक एनबीएफसी होल्डिंग है, वो पीरामल एंटरप्राइज है, जो आज की तारीख में स्टॉक ट्रेड नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द मर्जर स्कीम। तो वो पीरामल फाइनेंस के शेयर के रूप में ट्रेड होगा। उस कंपनी में हमारा व्यू काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। कंपनी की कॉस्ट ऑफ फंड गिरने वाली है, कंपनी की क्रेडिट कॉस्ट कम होने वाली है, और सबसे बड़ा जो लीवर है ऑपरेटिंग लेवरेज, उनकी 517 ब्रांचेस है, और वो ऑपरेटिंग लेवरेज आने की वजह से 1.5% वाला आरओए 3 साल में 3% आरओए होगा, और वही 3 साल में बुक भी डबल हो जाएगी। तो आपका प्रॉफिट जो है वो 3 साल में 3 गुना होने के चांसेस है। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्टॉक आज की तारीख में ट्रेड नहीं हो रहा है। तो ये 2 एनबीएफसीज है जहाँ पे हमारा काफ़ी पॉजिटिव व्यू है। ओके, क्योंकि रिलायंस और जियो फाइनेंशियल की बात हुई है तो एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। पराग जी, थोड़ी देर पहले चर्चा भी हो रही थी, वीरेंद्र जी ने ईएमएस स्पेस को लेकर चर्चा की। डिक्सन, केन्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे स्टॉक्स आज गिरे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन इन स्पेसेस ने अच्छा खासा मुनाफा कमा कर दिया है इन्वेस्टर्स को। अब क्या लग रहा है यहाँ से, क्या वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेच्ड है? एक खबर भी आ गई जो थोड़ा नेगेटिव काम कर रही है। कैसा लगता है आपको ईएमएस स्पेस, साथ ही क्या ग्रोथ स्टोरी नज़र आ रही है आपको इस स्पेस में? देखिए, ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, तो आई रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन दिस स्टॉक्स। मेरा शुरू से ये मानना है कि ये स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी साइज की कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी साइज इज वेरी बिग। लेकिन जो पी मल्टीपल थे वो काफ़ी हाई चल रहे थे, तो कोई भी ऐसा एक खराब रिजल्ट या ऐसा कोई एक खराब न्यूज़
इसमें काफी बड़ा करेक्शन ला सकता है, इसीलिए हम लोग ने ये स्टॉक्स को अवॉइड किया हुआ है। सो दैट इज माय व्यू कि स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी साइज सेम इज द केस विद CDMO, राइट। अपॉर्चुनिटी साइज इतनी बड़ी है, लेकिन 70-80 के ऊपर के पी देना, दैट इज नॉट आवर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। अच्छा पराग जी, कि पोस्ट मॉनसून जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में पिकअप होता है, अभी आप उसके मद्देनज़र या फिर मतलब मैं दोनों ही सेगमेंट को इनफैक्ट कवर करना चाहता हूँ इस अपने प्रश्न में। मैं कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन में सीमेंट को पिक कर रहा हूँ यहाँ पे। इन दोनों सेगमेंट्स में आपका सबसे कंस्ट्रक्टिव व्यू किस पर है, और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी कर पाएँ तो वही जरूर करिएगा। वैसे हमारे पोर्टफोलियो में हमने L&T के थ्रू ही पूरी ये इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन स्पेस को खेलना पसंद किया है, बिकॉज L&T में एक तो बहुत क्लियर चीज़ है, जिस तरह से हैदराबाद मेट्रो का भी डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो, जो 4% EPS बढ़ा देगा, तो वो नॉन कोर इन्वेस्टमेंट से बाहर आ रहे हैं। उनका खुद का ऑर्डर बुक 6,11,000 करोड़ का है, तो बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी है। मिडिल ईस्ट के काफ़ी ऑर्डर्स उनको आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से L&T। और दूसरा एक हमने एक छोटा कैपिटल गुड्स स्टॉक पिक किया है, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये काफ़ी स्मॉल कैप कंपनी है, तो प्लीज़ जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के इसमें इन्वेस्ट करें। प्लस इसमें थोड़ा सा टैरिफ रिस्क भी है। LG इक्विपमेंट करके एक कंपनी है जो कंप्रेशर्स बनाती है, और जो सारे ही कोई भी इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ऑटो हो, या फार्मा हो, FMCG हो। तो वो एक अच्छी कंपनी है, बहुत ही क्लीन प्रमोटर है, डेट फ्री कंपनी है। सिर्फ उसमें एक है कि 25% उनकी US एक्सपोर्ट है, तो उस पर अभी 50% टैरिफ लगी हुई है, तो इसीलिए स्टॉक 650 वाला 475 के आसपास चल रहा है। तो ये मेरा मानना है कि जिस दिन ये टैरिफ का रिजोल्यूशन आएगा, ये स्टॉक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो ये मेरा ये मानना है कि कैपगुड स्पेस और इंफ्रा स्पेस को हम ये दो स्टॉक्स के जरिए, सीमेंट एक ज़माने में हमारे पास बहुत बड़ी होल्डिंग थी, 17% होल्डिंग थी दिसंबर में, जब मुझे ये लग रहा था कि सीमेंट प्राइसेस एट द बॉटम थे, लेकिन आज की तारीख में सीमेंट प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अभी मुझे यहाँ पे कोई बड़ी नहीं लग रही है तेजी कि यहाँ से बड़ा हो सकता है। अगर कंस्ट्रक्शन सीजन वापस शुरू होने के बाद सीमेंट प्राइसेस की डिसिप्लिन वापस आ जाए और सीमेंट प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तो हम हमारा व्यू फिर से चेंज कर सकते हैं। बट आज की तारीख में मेरा ये मानना है कि सीमेंट स्टॉक्स आर फुल्ली प्राइस्ड, और अभी कोई ऐसा बड़ा, बिकॉज मानसून भी है, तो इतनी कोई बड़ी डिमांड नहीं है ऑन द ग्राउंड। ओके, आपका व्यू सीमेंट स्पेस को लेकर। पराग जी, FMCG स्पेस पर आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। HUL का जो बिजनेस अपडेट भी आया, और मैनेजमेंट ने कहा कि Q3, Q4 आने वाले क्वार्टर्स इनफैक्ट थोड़े नरम रह सकते हैं। FMCG स्पेस में आपकी राय क्या है? अभी कोई ऐसा स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो स्पेस से, जहाँ पर आपने एक्सपोजर बढ़ाया हो या फिर अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हो? हमारे पास 3 स्टॉक्स है इसमें, HUL है, डाबर है और मैरिको है, और हमें ये तीनों स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। आज के प्राइस पे ये तीनों स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव है हमारे हिसाब से। हालांकि शॉर्ट टर्म कंसर्न्स है डेफिनेटली, डिमांड थोड़ी सी कम है। नॉर्थ में काफ़ी बारिश हो गई, तो अगस्त महीना थोड़ा खराब गया था, फिर ये इनपुट टैक्स रेट का चक्कर है, तो डिमांड थोड़ी सी कम है। बट मेरा ये मानना है कि ये जो प्राइसेस है HUL, डाबर और मैरिको के, वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। और जैसे कि हिंदुस्तान लीवर ने बताया कि नवंबर से दे आर एक्सपेक्टिंग गुड रिकवरी, तो जैसे ही रिकवरी आएगी, ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि निफ्टी की कंपैरिजन में हम अभी भी अंडरवेट है इस सेक्टर में, लेकिन ये बहुत ही हाई क्वालिटी सेक्टर है। इसमें अगर एक उम्मीद की किरण भी आ गई, तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। और एनीवे स्टॉक पोर्टफोलियो को एज अ डिफेंस तो प्रोवाइड करते ही है, दे आर वेरी डिफेंसिव इन नेचर। तो ये स्टॉक्स में मेरा पॉजिटिव है ये प्राइस को लेके, दिस प्राइस इज वेरी अट्रैक्टिव। नहीं, एक क्वेश्चन लेते। अच्छा पराग जी, एक स्पेस फार्मा जो कि रिसेंट US पॉलिसीज़ के चलते प्रभावित हुआ, ये प्लस विद इन फार्मा एंड हेल्थ केयर ने तो बहुत अच्छा पैसा बना के दिया। अभी अपॉर्चुनिटीज़ कहीं भी हॉस्पिटल स्टॉक्स में, डायग्नोस्टिक्स में, CDMO, कोई भी शाखा जो फार्मा और हेल्थ केयर में आपको इम्प्रेस कर रही है वैल्यूएशंस के लिहाज से, कुछ एंट्री पॉइंट जो दे रहे हो स्टॉक्स? तो मैं हमारे पोर्टफोलियो की बात करूंगा वापस कि हमारे पोर्टफोलियो में फार्मा स्टॉक्स जिसका वेट कम है, लेकिन फिर भी हमने गिने चुने फार्मा स्टॉक्स लिए हुए हैं जो मैक्सिमम जेनरिक
अपॉर्चुनिटी को देखते हैं और जेनरिक पे अभी तक तो टैरिफ नहीं लगाई गई है। तो बेसिकली जैसे कि ग्रैन्यूल्स इंडिया है, टोरेंट फार्मा जो डोमेस्टिक ब्रांडेड फॉर्मुलेशन का बिजनेस है, तो ऐसे सब स्टॉक्स मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं जिसमें अभी तक तो कोई ऐसी टैरिफ की बात नहीं है। आगे जाके अगर हो सकते हैं तो अगर टैरिफ आती है तो देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो टैरिफ ऑन जेनरिक्स। और इसीलिए हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी कम वेट है, लेकिन हमने लिए हुए ग्रैन्यूल्स और टोरेंट फार्मा जैसे स्टॉक्स। ओके, टोरेंट फार्मा और पूरे फार्मा स्पेस को लेकर आपका ये राय। बहुत शुक्रिया पराग जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतनी अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। 24,637 के लेवल पर निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज होने की तैयारी। क्या किया जाए वीरेंद्र जी, हवन ववन कराएं क्या अभी नवरात्र में? मार्केट 24,600 के आसपास, डेज लो के आसपास ही क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। श्रेया, दिक्कत यह ना कि अगर हवन से ठीक हो रहा होता तो कब का ठीक हो गया होता। ना अभी हवन काम आ रहा है, ना व्रत काम आ रहा है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। बट श्रेया ठीक है, आई मीन अगर आपने डाउन फेस को भी शॉर्ट के जरिए खेला तो कोई बुरी बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग वीक पॉकेट सारी हैं। आप जरा एक बार निफ्टी के आज हाई को देखिए श्रेया। निफ्टी का हाई क्या था? पिछले जो 4 दिन से हम बात कर रहे हैं कि जहां भी एफआईआई शॉर्ट है, जहां भी उनकी कॉल शॉर्ट है, वो लेवल नहीं निकलेगा, और वो लेवल निकल गया तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। आज सुबह क्लियरली कहा था 809, 809 अगर नहीं कटेगा तो तेजी नहीं आएगी, बाजार कोलैप्स होगा। और वही हुआ श्रेया। ये आज से नहीं हुआ, लास्ट बुधवार को 25,300 बिकी हुई थी, गुरुवार को 25,200 बिकी हुई थी, शुक्रवार को 25,000 बिकी हुई थी। आज जब सोमवार को सुबह आए तो 24,800 बिकी हुई थी। और मेरे ख्याल से आज ये कॉल राइटर्स और ड्रिफ्ट हुए होंगे। बेस्ट ट्रेड निफ्टी इंट्राडे में भी शॉर्ट दे रहा है। जब तक ये वीकनेस रहेगी, इंट्राडे शॉर्ट मिलेंगे। तो आप कल भी अगर शॉर्ट ट्राई करनी है तो हम कर सकते हैं, सेल एंड राइज करेंगे। बट इफ़ यू आर पोजिशनली शॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं है शॉर्ट रहने में श्रेया। बट याद रखिएगा, ओवरनाइट डाउ फ्यूचर्स ऊपर हैं। अगर आप शॉर्ट हैं तो जो रीजनेबल रिस्क है आपके शॉर्ट पे वो है लगभग 180 पॉइंट का, वही 24,809। क्योंकि श्रेया जो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी निफ्टी बैंक में है ना, वो निफ्टी 50 में कतई नहीं है। तो मैं कहूँगा अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं कल भी, तो आपके पास ज़माने भर का टाइम है, कल शॉर्ट कर सकते हैं, एक्सपायरी डे है। बट अगर आपके पास शॉर्ट है तो अभी भी मेरे को पर्सनली लगता है एक अनफिनिश्ड बिजनेस है। एंड दैट्स एग्जैक्टली, जरा प्लीज़ बेस लेके आइएगा, 24,528, 24,471। इस ट्रेजेक्टरी को एक बार हम छू लेना, तब जाके एक रीजनेबल बॉटम क्रिएट करने की संभावना है। स्टिल मैं उस शब्द को बॉटम को यूज़ नहीं करूँगा, बट इट सीम्स अभी हम वहाँ एक बार ड्रिफ्ट होंगे श्रेया, 528 तक श्रेया। ओके, अब एक काम करते हैं, डी रूम चेक लेते हैं, यतिन के पास चलते हैं। यतिन, वीकनेस तो है स्क्रीन पे और टुवर्ड्स क्लोज भी, हालांकि वो थोड़ा सा बैलेंसिंग का इम्पैक्ट है। बट डीलर्स क्या सोच रहे हैं इस वक्त, कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ शॉर्ट कहाँ लॉन्ग? बिल्कुल वीरो, जैसे आपने बोला कि वो 24,550 के आसपास का लेवल है जहां जनरली डीलर्स देख रहे हैं, तो शायद 100 पॉइंट का डाउनसाइड है। लेकिन धीरे धीरे डीलर्स बिल्ड पोजीशन कर रहे हैं, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में जहां कंटिन्यूड बाइंग देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर एग्जांपल, ये एक स्टॉक है जो आज डीलिंग्स के रूम्स के रडार पे है। 258-260 के टारगेट्स के लिए डीलर्स यहाँ बीटीएसटी की रणनीति सुझा रहे हैं। और पीएसयू बैंक्स में सबसे मजबूत काउंटर आज बैंक ऑफ बड़ौदा आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये खरीदारी लायक काउंटर है डीलर्स को लगता है। और एटर्नल यानी कि जोमेटो, यहाँ भी डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। शायद एक्सपायरी तक का ये सौदा है और डीलर्स को लगता है कि 2-4 दिनों में 330-332 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। ऑप्शंस भी यहाँ खरीद रहे हैं, कॉल ऑप्शंस। और अगर हम बात करें फ्यूचर्स की, तो यहाँ भी इनको 330-332 तक के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, दो कॉल्स। एटर्नल याद रखिएगा, शॉर्ट लेके आया था अपने साथ। जितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। शॉर्ट लेके आया था अपने साथ और शुक्रवार को लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी, शॉर्टिंग हुई थी। बट यस, डिसेंट रिवर्सल। जरा एटर्नल का चार्ट लेके आइएगा और दूसरा स्टॉक भी रखिएगा, दैट्स बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस बाजार में 2-3 स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स हैं तो उसमें एक मेटल्स है, इसमें एक पीएसयू बैंक्स है और उसमें एक आपका ओएमसीज है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये क्लोज बहुत शानदार है, जैसे कि यतिन कह रहे थे कि डीलर्स लॉन्ग कैरी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 23 अप्रैल 2025 के बाद की जो अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्टरीज है
वहाँ ये क्लोज हो रहा है और एटर्नल तो स्ट्रॉन्ग है ही, शॉर्ट कवरिंग दिखी गई। ट्रेड्स पिक करते हैं। प्रकाश सर, कुछ कन्विक्शन आ रहा है कि बाजार ने यहाँ पे, बहुत संक्षेप रखिएगा टिप्पणी है, कि यहाँ पे एक मीनिंगफुल बेस क्रिएट कर लिया और मैं यहाँ से लॉन्ग लूंगा। क्या लग रहा है सर कल के लिए? कन्विक्शन इतना नहीं है, लेकिन फिर भी लेना तो है लॉन्ग, क्योंकि जो मूव है अब तक वैसे ही लगता है वीक, सिंपल, तो कन्विक्शन तो नहीं है। लेकिन एक ट्रेड बनता है लॉन्ग साइड, वो है फोर्टिस, ट्रेड करा 970 के आसपास, स्टॉप बहुत ही टाइट है, वो करीब 963 का है, ₹7 का स्टॉप है, नियर टर्म टारगेट 990, एक चांस ले सकते हैं यहाँ पर फोर्टिस। फोर्टिस यहाँ पे 972 पे, ये मैं क्लोजिंग में जिक्र कर रहा था एक स्टॉक का, जब 2 बजे के पहला स्टॉक था ये फोर्टिस। मानस, आपके कैरी करेंगे? तो देखिए वीरेंद्र जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे ही ध्यान है। मॉर्निंग में मैंने एचपीसीएल की बात की थी, बीटीएसटी के लिए बीपीसीएल में खरीदारी करके जाएंगे। एक फ्रेश ब्रेकआउट है, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो बीपीसीएल के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 338 के प्राइस चल रहे हैं, 333.90, ₹333.90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और ₹350, 350 के टारगेट सेट करेंगे। 350 टारगेट। राजेश पालविया जी, आपका ट्रेड? तो वीरेन जी, यहाँ पे पीएसयू बैंकिंग बास्केट पे ही फोकस रहेगा और उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक को देखें तो डे हाई की तरफ ही क्लोज होते हुए दिख रहा है, और अगर हम देखें तो पीएसयू बैंकिंग बास्केट एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रही है। तो एसबीआई फ्यूचर्स बाय करने की सलाह रहेगी। अपसाइड का टारगेट 885 890 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 867 के आसपास। ओके, एसबीआई, राजेश पालवे जी की पिक ये हो गई। सोमिल जी, आप बताइए, आप क्या कैरी करेंगे? मैं सेल साइड पे कैरी करना चाहूंगा। IRCTC डाउन ट्रेंड में है, 2040 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है इस पे, और मुझे लगता है कि यहाँ से नेक्स्ट जो स्विंग लो है वो रीटेस्ट हो सकता है नीचे में। स्टॉप लॉस होगा 718 और टारगेट होगा 665। ओके, IRCTC में बिकवाली की राय सोमिल जी की तरफ से। शिल्पा जी, आप क्या कैरी करेंगे, STBT या BTST? BTST रहेगा श्रेया। अगेन विद भेल ही मैं जाना चाहूंगी। इसका अच्छा टेक्सचर है, रेंज में बहुत अच्छे से स्टेबल है। यहाँ पे 232 अक्टूबर के फ्यूचर्स में आप 232 के स्टॉप लॉस से इसमें SBTST भी आप जा सकते हैं। सेम लेवल्स पे मैंने इसको प्रभुदास लीलाधर में भी रेकमेंड किया है। मुझे लगता है 242 से 245 इसके कल तक टारगेट्स होने चाहिए। BHEL में खरीदारी की राय, अच्छा मोमेंटम स्टॉक में और करीब करीब डी हाई के आसपास 1% की तेजी के साथ क्लोज होने की तैयारी। राजेश सातपुते जी, आप क्या कैरी करेंगे? श्रेया, देखिए मैं बीपीसीएल को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम अच्छा है और ब्रेकआउट है। वो जो ब्रेकआउट का लेवल था वो था 335 का। राजेश जी, माफी चाहूंगी, मानस जी ने BPSL पिक कर लिया। कोई और स्टॉक आपके रडार पर? कोई बात नहीं, इन दैट केस फिर मैं अनफॉर्चुनेटली फिर से सेल की तरफ ही मुड़ूंगा। देन दैट विल बी डिलीवरी में सेल कॉल होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 448 का। इसका कल का टारगेट होगा करीबन 422 का। ओके, डिलीवरी में बिकवाली की राय यहाँ पर आती हुई 440 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, बिकवाली की कॉल। चलिए, अब STBT और BTST ट्रेड्स पूरे हो गए। एक और अब खबर हम एड्रेस कर लेते हैं। मोटर इंश्योरेंस के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी सरकार कर रही है, खबर आ रही है। और क्या है पूरी डिटेल, ये बताने के लिए यश जैन जी के पास चलते हैं। यश, बताएं क्या है खबर? जी देखिए, हम काफ़ी समय से मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में जो रिवीजन है उसकी बात कर रहे हैं। अभी इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है यानी कि मॉर्थ, उन्होंने एक नोट प्रपोज किया है जहाँ पे उन्होंने मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम अक्रॉस कैटेगरीज बढ़ाने की बात रखी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि मॉर्थ ने प्रपोज किया है कि 55 साल से ऊपर के जो जिनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है, उनको थर्ड पार्टी प्रीमियम पे ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा। वहाँ पे एक अपवर्ड डिवीजन देखने मिलेगा, जो कि जैसा मैंने कहा 55 साल के ऊपर के जो व्यक्ति है उनके लिए मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम बढ़ाया जाएगा। ये एक प्रपोजल है। दूसरा प्रपोजल ये भी है कि जो व्यक्ति जिनकी एक
पहले चालान हिस्ट्री या वायलेशन हिस्ट्री रही है उनके लिए भी ज़्यादा मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम का रिवीजन किया जाएगा। उसके अलावा सारे जो लाइट कमर्शियल व्हीकल है उनमें भी मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम का बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि जो उनमें जो गुड्स लोड होते हैं उनकी भी वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए ये मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में बढ़ोतरी की जाएगी। और ये तीनों पॉइंट्स ओवर एंड अबाउट जो एक ओवरऑल मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम इंश्योरेंस एक्सपेक्टेड है इंक्रीज़ का, उसके ओवर एंड अबाउ ये 3 पॉइंट्स प्रपोज किए गए हैं। ये एक ऑफकोर्स एक बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे जैसा इंडस्ट्री से पता चलता है तकरीबन 20 से 30% टोटल इंडस्ट्री का जो मोटर इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, इंश्योर्ड इंडिविजुअल्स है, वो 55 साल से ऊपर की आयु के है। तो वहाँ पे सारे वो सेगमेंट में एक मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बढ़ोतरी की जाएगी। उसके अलावा जैसे मैंने कहा चालान हिस्ट्री वहाँ पे भी बढ़ोतरी की जाएगी, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स वहाँ पे भी बढ़ोतरी होगी, और ये ओवर एंड अबाउ एक अक्रॉस द बैंड जो एक्सपेक्टेड है इंक्रीज़ का मोटर थर्ड पार्टी, उसके ऊपर आता है ये। शुक्रिया यश। मोटर थर्ड पार्टी को लेकर ये अभी खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड गो डिजिट हालांकि थोड़ा लगभग 3% के गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। एक बार चार्ट चेक लेना चाहूँगी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड रखी स्क्रीन पर 0.1% की तेज़ी के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। राजेश सातपुते जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर? ये चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं? हाथ लगाना चाहिए क्या 1905 के लेवल पर, और जिनके पास है वो क्या करें? श्रेया देखिए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का चार्ट अच्छा है। ये कंसोलिडेट कर रहा है करीबन, आप कह सकते हैं कि 1870 1860 ऑन द लोअर साइड, और जो सप्लाई बैठा है वो है करीबन 1910 पे। चार्ट देख के लगता है कि इवेंचुअली ये ब्रेकआउट देगा, प्रोबेबली एक्सपायरी के चलते थोड़ी वोलेटिलिटी, थोड़ा चॉपीनेस फेस कर रहा है। लेकिन इसका जो ब्रेकआउट 1910 है, अगर ये सरपास होता है तो फिर मुझे लगता है ये एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, और इन दैट केस 1960 से 1980 का टारगेट अनफोल्ड होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर पोजीशन बनानी है तो फिर आपका स्टॉप लॉस होगा, आप कह सकते हैं 1870 के नीचे 1860 का स्टॉप लॉस। बाय एंड डिप शुड बी द स्ट्रेटजी। आई एम क्वाइट बुलिश ऑन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। ओके, क्वाइट बुलिश ऑन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। राजेश जी की राय, फिलहाल खरीदारी की राय यहाँ पर 1905 के लेवल पर भी। आप चलते हैं एफएनओ ब्रेथ समझ लेते हैं। ओवर टू यू वीरेंद्र जी, कैसी लग रही है एफएनओ ब्रेथ? शायद ब्रेथ तो ये थोड़ी सी इवनली पॉइज्ड है। हालांकि इस पे क्या है ना कि अब एक्सपायरी का इम्पैक्ट भी है, लेकिन एक चीज़ थी कि यहाँ पर एक चीज़ जो अच्छी थी यहाँ पर मेटल्स, एक चीज़ थी यहाँ पर आपका बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, वो थोड़े से मजबूत नज़र आए। तो शॉर्ट कवरिंग का हमें बेनिफिट मिला, लॉन्ग 38, शॉर्ट 23, और प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी भी नज़र आई 42 स्टॉक्स में। और लेके आइए जरा प्लीज़ एक एक करके स्लाइड्स, वहाँ देखते हैं लॉन्ग कहाँ क्रिएट हुआ। सम्मान कैपिटल आज राइट फाइट आई थिंक फ्रॉम फर्स्ट टिक, इसमें स्ट्रेंथ थी, स्ट्रॉन्ग मूव आया। ओएमसीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी। श्री सीमेंट एक सरप्राइज पैकेज रहा, 3% का यहाँ पर ओआई बिल्ड ये इजाफा था, लॉन्ग बिल्डअप रहा। अगली स्लाइड में आएगा शॉर्ट कवरिंग, इसको देखिएगा। आईएफएल फाइनेंस, बंधन बैंक अच्छा था, फोर्टिस हेल्थ केयर जैसे कि मैंने कहा कि 20 डेमा से रिवर्सल लिया। मेटल्स में हिंदुस्तान जिंक और पेट्रोनेट एनर्जी। ऑयल एंड गैस बास्केट में बहुत सारे अगर आप देखें तो आज स्टॉक्स में अच्छा मूव था, बट पेट्रोनेट में शॉर्ट कवरिंग। डिक्सन खबर का इम्पैक्ट। सोलर इंडस्ट्रीज आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग मोड में आया। मैं परसिस्टेंट का चार्ट अभी देख रहा था कुछ देर पहले, कंप्लीट कोलैप्स इन मिड कैप आईटी। एलएनटी ने आज थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप देखा, और अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर एक थोड़ा डाइवर्जेंस था। फोर्टिस में लॉन्ग था, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप था, और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी केन्स में। अगेन इम्पैक्ट न्यूज़ फ्लो, मसगांव डॉक, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। एक्सिस बैंक का जो मोमेंटम था वो कोलैप्स हुआ। आई थिंक इसने आज एक बहुत ही बड़े मूव के बाद, वाइल्ड मूव के बाद, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा नीचे आने के बाद, रिट्रेस होने के बाद, कूलिंग ऑफ के बाद टेंडे मच हुआ, और मारुति के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। थोड़े से ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में थे, कूलिंग ऑफ हुई। ये परसिस्टेंट लेके आई डायरेक्टर साहब, परसिस्टेंट अभी जो डेटा में आया इट्स 4864, जरा एक बार लेके आते हैं। और मानस परसिस्टेंट 28 अप्रैल के बाद पूरा बेस टूटा, और मैं तो अभी देखा था इसका चार्ट। आपकी राय क्या होगी इस पे? देखिए क्लियरली एक वीक स्ट्रक्चर है। जो कंसोलिडेशन रेंज थी उसकी लोअर बैंड को ब्रेक किया है। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 4600 का होगा। तो कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकले तो बेहतर रहेगा, और फ्रेश खरीदारी 5250 के ऊपर ही करेंगे। ओके, परसिस्टम डेज लो पर क्लोज होने की तैयारी है। आईटी स्पेस में ये देखें आप, मिड कैप स्पेस से तो काफ़ी ज़्यादा डेंट इस पे पड़ता हुआ नजर आया। एक बार
एफएमसीजी स्पेस रखिए स्क्रीन पर, और जिस तरीके से यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। वरुण बेवरेजेस लगभग 1.5% की तेजी के साथ क्लोज होने की तैयारी। इनफैक्ट इसमें ठीक ठाक मोमेंटम था। इस पर एक चार्ट चेक आखिरी पॉसिबली सोमिल जी आप देख लीजिए वरुण बेवरेजेस का चार्ट, काफ़ी अंडर परफॉर्म किया इसने, लेकिन इन स्तरों पर कैसा लग रहा है अभी फिलहाल? म्यूट पे हैं सोमिल जी, अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। वरुण बेवरेजेस में अगर आप देखें 445 के आसपास मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, तो मुझे लगता है कि ये एक लेवल बहुत ही क्रूशियल है। अगर इसके नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि द नेक्स्ट लेवल वुड बी 420 एंड 400। सो ये ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, तो इसमें बायस नेगेटिव रहना चाहिए, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। अगर ये एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर जाता है, स्टॉप लॉस अराउंड 462 एंड 470, ये क्रूशियल लेवल्स है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल या मीडियम टर्म रिवर्सल भी बन सकता है, लेकिन इस समय अवॉइड करके चले, बिकॉज मुझे लगता है कि ट्रेंड नेगेटिव है और नीचे में 420 और 400 के लेवल्स रीटेस्ट हो सकते हैं। ओके, सेल ऑन राइज की रणनीति वरुण बेवरेजेस में। वायदा अपडेट, कोई भी स्टॉक ना ही बैन में जाएगा ना ही बैन से बाहर आने के संकेत हैं फिलहाल। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और बिग वॉल पे समझते हैं कैसे रही मार्केट की क्लोजिंग। ओवर टू यू वीरेंद्र जी। सोमिल जी ने नवरात्र में नया म्यूट बटन लिया है। श्रेया उसको टेस्ट करके काफी बार खैर अब चलते हैं। काफी बार नया बटन लिया है ना। अब रीटेस्ट कर रहा हूं बस खाली। इट्स 2467। थोड़ा कम टेस्ट कीजिए भाई साहब, थोड़ा कम टेस्ट कीजिए, है ना, दिक्कत होती है। खैर अब आते हैं क्लोज पे। इट्स 24673 और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे इट्स 54537। डैमेज कंट्रोल थोड़ा सा हुआ यहाँ पे। हमने सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निफ्टी पे एटलीस्ट शुक्रवार के लो के नीचे क्लोज नहीं दिया, तो आपका कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन थोड़ा सा ठीक लगेगा। आज मिड कैप्स में एक रिवर्सल था, पुल बैक था। आज निफ्टी आईटी स्टेबल रहा लगभग 50 अंकों के गेन के साथ। मिड कैप्स ने हालांकि ड्यूरिंग द डे जो सफ़र तय किया था उतना तो नहीं, लेकिन टुवर्ड्स क्लोज ठीक है, रीजनेबल है। और बैंक निफ्टी स्टिल स्केप्टिकल, स्टिल डाउटफुल, लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि एचडीएफसी बैंक ने एक डबल बॉटम क्रिएट किया आज। अभी तक लग रहा है चार्ट्स पे 2 डे लो था, और सबसे मजबूत जो ब्रांच थी, जो शाखा थी, जो सेगमेंट था, वो था पीएसयू बैंक्स। निफ्टी के गेनर्स को लेके आई और सेक्टोरियल रुझान एक हद तक मिल चुका है। पीएसयू बैंक्स स्ट्रॉन्ग, ऑयल गैस स्पेस, रियल्टी में एक पुल बैक था, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में बिल्कुल फ्लैट रुझान था, और एनर्जी स्पेस स्ट्रॉन्ग था, और मेटल्स 0.5% ऊपर रहे। और आज का अगर आप देखें तो एक बार फिर से जो कन्विक्शन था वो ओएमसीज और बैंक्स, डिफेंस बैकवर्ड पे था। मार्केट शट और लगभग सम्मान कैपिटल आज का 12% के इजाफे के साथ टॉप गेनर रहा, फॉलोड बाय पेट्रोनेट, हिंदपेट्रो, बंधन बैंक, बीपीसीएल और हिंदुस्तान जिंक। तो एक क्लासिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज जिसमें मेटल्स सबसे ऊपर थे और पीएसयू बैंक्स। चलिए छुट्टी से पहले के 3 दिन थे, एक दिन निकल गया, 2 दिन और बाकी है ना जी? बिल्कुल, 2 दिन और बाकी है। गिन रहे हैं, कल एक्सपायरी, महत्वपूर्ण दिन। कल एक्सपायरी महत्वपूर्ण दिन है। मंगलवार को होगी पहली बार हमारे करियर में जो हम देखेंगे एनएससी की मंथली एक्सपायरी। तो बहुत सारी चीज़ें पहली बार होती हैं। लेट्स सी, आज मार्केट का पंचनामा नहीं है क्योंकि बाजार ठीक ठाक था, तो पंचनामा की जरूरत नहीं है। कल श्रेया आएंगे एक बार फिर से पंचनामा लेके, और कल सुबह आपसे मुलाकात होगी सारे समीकरण, न्यूज़ फ्लो, स्ट्रैटेजीज और स्टॉक्स की न्यूज़ लेकर। मॉर्निंग कॉल और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।